एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अपनी स्टोरी 3 पार्ट में ख़त्म करूँगा, तो इसका सेकंड पार्ट है और इसका और एक पार्ट बनेगा। तो आज का स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कुछ बताती हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे एनिग्मा के बारे में कुछ नहीं पता, तो सच में मुझे कुछ नहीं पता। कमेंट बॉक्स पर जिस तरह कमेंट आ रहा था, मतलब मुझसे सवाल पूछा जा रहा था, तो मुझे इससे लगा कि मुझे एनिग्मा के बारे में और जानकारी लेना चाहिए और ये स्टोरी पूरा का पूरा मैंने गलत कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग इसे एनिग्मा की तरह मत लो, इसे एक सियानमंग स्टोरी की तरह लो। और यहाँ पर विंग और भांगजी टॉप और बॉटम कौन है, ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मुझे एनिग्मा बस इतना ही पता है। तो मैंने अपनी एनिग्मा के बारे में यही सोचा था कि जो हमारी बॉटम होगा वो टॉप और बॉटम दोनों का रोल प्ले कर सकता है। तो इस हिसाब से विंग आप लोगों को कभी टॉप दिखेगा, कभी बॉटम दिखेगा। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग हटा के दिमाग से हटा दो कि आप लोग एक एनिग्मा एफएफ सुन रही हो। आप लोग दिमाग में इस बात को बिठा लो कि आप लोग सियानमंग स्टोरी सुन रही हो या फिर वांगसन स्टोरी सुन रही हो, या फिर ऐसा ही सोच लो कि आप लोग WX का स्टोरी सुन रही हो। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ने वांगजी को कॉल करके धमकी दिया था कि वो जिन यांग से दूर है। पर क्यों वांगजी जिन यांग से क्यों दूर रहे, ये भी पता है कि वांगजी और विंग अभी तक आमने सामने नहीं आया है। तो चलिए आगे की स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ पर विंग एक हॉल रूम की सोफे पर बैठ के वो वांगजी की पिक्चर देख रहा था, जो विंग ने खुद लिया था। वांगजी की पिक्चर, विंग बस वांगजी की बॉडी को निहार रहा था कि कितना खूबसूरत पर्सन है और ये पर्सन सिर्फ उसका है। वांगजी और विंग का क्या रिश्ता है, क्या वांगजी को विंग याद भी है या फिर विंग को वांगजी कैसे याद है, इन दोनों की मुलाकात कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ जानने के लिए आज का पार्ट आप लोगों को सुनना पड़ेगा। तो फिर से मैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। विंग मन में ये कहता है, हो सकता है तुम मुझे भूल चुके हो, पर मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊँ। अगर तुम मुझे भूल भी जाते हो तो मैं काफ़ी हूँ तुम्हें याद दिलाने के लिए। विंग ने वांगजी का कई सारा तस्वीर लिया था, जो एक एक करके वो चेंज कर करके देख रहा था, और इतनी बार देख रहा था और इतने प्यार से, मतलब अपनी प्यार भरी निगाहों के साथ देख रहा था कि विंग को पता ही नहीं लग रहा था कि टाइम कितना हुआ। इतना तस्वीर उसका देख रहा था कि विंग मन नहीं भर रहा था। विंग अपने मन में कहता है, बहुत हो गया दूर से देखना, अब तुम्हारी करीब जाना है मुझे, फिर से एक बार मरना है मुझे तुम्हारी चाहत में। अभी हम सीधे 2 दिन के बाद दिखाते हैं। 2 दिन के बाद नियोसन भागते हुए वांगजी के पास आता है। नियोसन कहता है, वांगजी मुझे यहाँ का एक क्लब का पता चला है। नियोसन कहता है, मुझे इतना भी पता चला है, आज वहाँ पर मीटिंग्स है। वांगजी कहता है, आज रात कितने बजे। नियोसन कहता है, आज रात 8 बजे। वांगजी कहता है, मैं तैयार हूँ, मुझे 8 बजे का इंतजार रहेगा। नियोसन कहता है, वहाँ पर सोंगलन भी आने वाला है। तभी वांगजी कहता है, सोंगलन वो लड़का, वो क्यों आ रही है, और मैं अपनी पर्सनल काम पर किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। नियोसन कहता है, दरअसल ये इन्फॉर्मेशन उसने ही मुझे दी है। तभी वांगजी कहता है, उसने दी है, इसका मतलब तुमने पहले सब कुछ उसके साथ शेयर कर ली है, और तुम्हें पता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं हर किसी के साथ शेयर नहीं करता। तभी नियोसन कहता है, अरे चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने बोला कि जिन यांग तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वांगजी कहता है, बेवकूफ़ी की भी एक लेवल होता है जिसमें तुम्हारा नहीं है। नियोसन मुँह फुलाते कहते हैं, अरे मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम मेरी तारीफ की जगह तुम मेरी बदनाम कर रही हो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। वांगजी कहता है, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, चलो अच्छी बात है, इस बात पर हम बहस नहीं करते, 8 बजे का इंतजार करते हैं। जब रात के 9 बज रहे थे, वांगजी उसी क्लब पर था, वहाँ पर सोंगलन भी था और नियोसन भी था। तभी वांगजी वहाँ पर सीक्रेटली बैठ के वो सारे लोगों की जो मीटिंग्स चल रहा था, वो बस जानने की कोशिश कर रहा था आखिर इस मीटिंग में क्या चल रही है। और ऐसा चलते ही वांगजी वहाँ की एक मेंबर के साथ ये भी बात कर रहा था, मतलब अनजाने में से ही उनसे वांगजी ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर ऐसा कौन सा बार वगैरह होगा जहाँ पर लड़कियाँ मिल सकता है इंजॉय करने के लिए। जैसे ही उस मेंबर को पता चलता है, वो मेंबर वांगजी को कई सारे ऐसे क्लब के नाम बताता है। वांगजी इस मेंबर के साथ बात करके इतना समझ में आता है कि इतना सारा क्लब में वो किस क्लब में ढूंढे। जब वांगजी थोड़ा परेशान था, तब नियोसन अपने दिमाग को लगाते हुए वो उस पर्सन से पूछता है, क्या चाइना से कुछ मिल सकता है हमें, दरअसल हम चाइना के रहने वाले हैं।
तो हमारे टेस्ट के हिसाब से अगर मिल जाए तो अच्छा होता। तभी वो पर्सन कहता है हाँ, यहाँ पर एक ऐसा क्लब है जहाँ पर चाइना के कुछ लोग आए हुए हैं बस कुछ ही दिन पहले। तभी वांग जी कहता है अच्छा, तो उस क्लब का नाम क्या है? तभी वो मेंबर कहता है उस क्लब का नाम है नाइट लॉस। वांग जी कहता है नाइट लॉस। तभी वो मेंबर कहता है हाँ, नाइट लॉस। तभी साइड पर खड़ा हुआ सोंगलन कहता है नाइट लॉस, नाम सुन के मेरी बॉडी में कुछ दौड़ रही है। न्यूसन कहता है क्या दौड़ रही है? सोंगलन कहता है क्या एक रूम वहाँ पर मैं ले सकता हूँ? तभी न्यूसन कहता है हाँ, तुम ले सकते हो, 2-3 घंटे हम वहाँ पर काम कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। तभी सोंगलन कहते हैं अरे, मैं किसी लड़की के साथ नहीं रहने वाला। न्यूसन कहता है तो फिर? वांग जी उन दोनों की बकवास बातें ना सुनकर वो जब जाने लगता है, सोंगलन कहता है मैं तो वांग जी के साथ बिताने वाला हूँ। वांग जी की कदम एकदम के लिए रुक जाता है और वो गुस्से भरी आंखों में सोंगलन को देखने लगता है। सोंगलन भी हंसते हुए वो वांग जी के पास आता है और कहता है क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नाइट लॉस, एक नाइट लॉस तुम मेरे साथ करना चाहोगे उस रूम पर? तभी वांग जी को इतना गुस्सा आता है वो सोंगलन की गला को दबाने लगता। इतना गुस्सा क्यों? सोंगलन की गले को इतनी ज़ोर से दबाया था कि न्योसन डर गया था। न्योसन उसे छुड़ा नहीं पा रहा था, पर वांग जी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। काफ़ी मुश्किल से सोंगलन का गला वो छोड़ता है और वहाँ पर कुछ लोग भी जमा हो जाता है। कुछ लोग हैरानी से देख रहा था। तभी वहाँ का गार्ड आ जाता है और वो वांगजू कहता है तुमने इसके साथ ऐसा हरकतें क्यों की? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तभी न्योसन नर्वस होते हुए कहते हैं अरे नहीं, हम तीनों दोस्त हैं। तभी वो गार्ड सोंगलन को पूछता है क्या ये तुम्हारी दोस्त है? क्या तुम लोग मस्ती कर रहे थे? तभी सोंगलन कहते हैं अरे जेंटलमैन, गुस्सा करना बंद कर दो और किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे साथ है, ये मेरा दोस्त है, हम बस मजाक कर रहे थे और ये भी हमारे बीच में ऐसे मजाक चलता रहता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर करो, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करना। जैसे सोंगलन ऐसी बातें करता है वहाँ का सारा लोग अपने अपने काम देखने लगता है और वांग जी गुस्से से बाहर जाता है। तब सोंगलन और न्योसन भी वांग जी के पीछे पीछे जाता है। सोंगलन कहता है तुम इतना सीरियस क्यों हो गए उस बात को सुनकर? तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मेरे साथ ऐसी मस्ती मत करो, मुझे पसंद नहीं है। वो दोनों इस बात को सीरियस लेता है और वो वांग जी के साथ मजाक नहीं करता। वो लोग नाइट लॉस के लिए निकल पड़ता है। जब वो तीनों नाइट लॉस के बाहर खड़ा था पार्किंग में और वो अंदर जा रहा था, तब वांग जी के पास एक कॉल आता है। वांग जी जब उस कॉल को देखता है एक अलग नंबर था, पर अननोन नंबर था। जब वांग जी हेलो कहता है तब कोई कहता है तुम जिन यांग को ढूंढने के लिए नाइट लॉस गई हो, मेरे ख्याल से आपको वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। वांग जी कहता है तुम कौन हो? तब वो कहता है आपकी शुभचिंतक, पर वो वहाँ पर नहीं है, वो गोल्डन बार पर है। इतना बोल के वो पर्सन कॉल को कट कर देता है। वांग जी सोचता है अब ये कौन है, क्या सच कह रहा या फिर मुझसे झूठ कह रहा? तभी सोंगलन कहता है क्या हुआ, किसका कॉल था? वांग जी कहता है किसका कॉल था मुझे नहीं पता, पर उसने इतना कहा है कि मुझे जिन यांग यहाँ पर नहीं मिलेगा। गोल्डन बार यहाँ पर कहाँ है, मुझे वो वहाँ पर मिलेगा। तभी न्योसन कहता है क्या किसी के ऊपर भरोसा करना सही बात है? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। तभी सोंगलन कहता है अगर हम यहाँ तक चलकर आए हैं तो चेक करने में क्या बुराई है, अगर ना मिलते तो फिर हम गोल्डन बार पर चलेंगे। वांग जी कहता है आई थिंक तुम्हारी बात सही है, हमें अंदर जाके देखना चाहिए। जब वांग जी सोंगलन जा रहा था तब न्योसन कहता है पर मुझे लगता है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है हमें एक बार गोल्डन बार में जाकर देखना चाहिए, अगर सच बात हुआ तो। वांग जी कहता है ये भी सही है। वांग जी न्योसन की बात सुन के न्योसन के ऊपर भरोसा करके वो नाइट लॉस पर ना जाके वो गोल्डन बार के लिए दोबारा निकल पड़ता है। इधर हम विंग को दिखाते हैं, ये जो कॉल किया था ये कोई और नहीं किया था, विंग ने लिटिल डॉन को कॉल करवाया था। लिटिल डॉन कहता है बॉस क्या आपको यकीन है आपने जो किया है वो सही किया है? विंग कहता है मैंने जो किया है सही किया है, उसे भटक नहीं चाहिए था, मैंने उसे मना किया था जिन यांग की पीछा छोड़ दो, पर नहीं, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। आखिर में इतने दिन से मैं इसके साथ यही कर रही हूँ, इतने दिन से मैं जिन यांग से इसे दूर रखा है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है अब मुझे उससे आमने सामने मिलना पड़ेगा, मिलकर उसे समझाना पड़ेगा कि जिन यांग की पीछा छोड़ दे। इधर हम फिर से वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी सोंगलन और न्योसन वो तीनों गोल्डन बार पर पहुंच गया था। वहाँ पर पार्टी चल रहा था, सब लोग मस्ती मजाक अल्कोहल स्मोकिंग सब कुछ चल रहा था। पर वांग जी की नज़र बस
किसी को ढूंढ रहा था जिससे वो पूछ सके क्या उसे यहाँ पर जिन यांग मिलेगा, पर देख के तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता है, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई काम चलता होगा। वांग जी सोचता है क्या मैंने उसके ऊपर भरोसा करके गलती कर दी है। वांग जी ये सब कुछ खड़े होकर सोच ही रहा था, तब विंग फिर से वांग जी को कॉल करता है। वांग जी का दिमाग खराब हो गया था उस पर्सन का कॉल फिर से देख। वांग जी उस पर्सन का कॉल उठाकर कहता है तुम्हें भी अभी ही कॉल करना था। विंग कहता है मैंने तुम्हें मना किया था, जिन यांग की पीछा छोड़ दो, फिर भी तुम उसे ढूंढने में निकल पड़े हो। वांग जी कहते हैं तुमसे मतलब मैं जो भी करूं, तुम होते कौन हो। मैंने उस दिन भी तुम्हें वार्निंग किया था और आज भी कर रही हूँ, मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। विंग कहता है तुम्हारे मामला और मेरा मामला एक ही है। वांग जी कहता है ऐसे बातें मत करो जैसे कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। विंग कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये बात तो सच है। वांग जी कहता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये बात सच है। मुझे पता है ये बात कितना ज़्यादा झूठ है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी क्या है वो बता दो। तुम बस मुझे परेशान करना चाहते हो और तुम बस मुझे परेशान कर रही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। विंग कहता है वाह तुम्हें इतना कुछ पता है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ इतना पता नहीं है। सच में इंसान प्यार के मामलों में इतना ज़्यादा नॉनसेंस हो सकता है क्या। वैसे प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए तो उम्र भर है मेरे पास, बस इतना समझाना है जिन यांग से दूर रहो, उसे ढूंढना बंद करो। वांग जी कहता है जिन यांग को ढूंढना बंद कर दो, इसका मतलब तो मैं जिसे ढूंढना चाहता हूँ तुम इनडायरेक्टली कह रही हो कि मैं उसे ना ढूंढूं। विंग कहता है वो तुम्हारी मॉम है, तुम अपनी मॉम को ढूंढ रहे हो तो तुम बेशक अपनी मॉम को ढूंढ सकते हो, पर जिन यांग की पीछा छोड़ दो। अगर हो सके तुम अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करो, तो मैं बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा। वांग जी कहता है वैसे तुम्हारी रिश्ता क्या है जिन यांग के साथ। विंग कहता है क्या तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है, तुम मेरे बारे में जानने में इंटरेस्ट हो। अगर फुर्सत मिले तो मेरे बारे में सोचना मैं कौन हूँ। इतना बोल के विंग कॉल को कट कर देता है। जैसे विंग कॉल करता है और वांग जी अपनी फ़ोन को अपनी कान से हटा के वो अपनी जेब में रखने जाता है, तभी अचानक से निहोसन वांग जी के सामने आता है और एक मास्क पहना हुआ था। वांग जी कहता है चलो यहाँ से। निहोसन कहता है अरे वांग जी यहाँ पर थीम डांस चल रही है मास्क पहन के, क्या हम थोड़ा टाइम इंजॉय कर सकते हैं। वांग जी कहता है फ़िलहाल मुझे किसी और को ढूंढना है। तभी सॉन्गलन कहता है वांग जी वो यहाँ पर नहीं है और मेरे ख्याल से वो नाइट लॉस पर भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम कल किसी और बार में ढूंढ लेंगे और क्लब पर थोड़ा टाइम एंजॉय कर लो ना। वांग जी कहता है नहीं, इन सब के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तभी सॉन्गलन कहता है थोड़े मेरे साथ भी एंजॉय कर लो। ऐसा बोल के सॉन्गलन वो वांग जी के हाथ को खींच के डांस करने लगता है। सॉन्गलन के चेहरे पर भी एक मास्क था और निहोसन के चेहरे पर भी। वहाँ पर जितने सारे लोग थे सबके चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था और सॉन्गलन वांग जी को भी एक मार्क्स दे देता है। वहाँ पर डांस चल रहा था, नाच चाहते हुए भी वांग जी सबके साथ डांस कर रहा, पर वांग जी का माइंड कुछ और ही सोच रहा था। वांग जी सोच रहा था इस शहर में ऐसे कई सारे क्लब हैं, बार हैं, आखिर वो जिन यांग को कहाँ ढूंढे। अगर कोई डायरेक्टली उसे ये बता देता कि जिन यांग इस जगह पर मिलेगा तो वांग जी के लिए काफ़ी अच्छा होता। इतनी बड़ी कंट्री में ढूंढना शायद नामुमकिन है। वांग जी इसी सारे थॉट में बिजी था और वो डांस कर रहा था, पर डांस करते वक्त वांग जी नोटिस करता है कि सॉन्गलन बहुत ज़्यादा उसके करीब आ रही है। एक टाइम पर वांग जी ये नोटिस करता है कि सॉन्गलन ने तो उसे करीब भी खींच लिया है, बिल्कुल करीब, इतना करीब कि वांग जी किसी इतनी करीब जाना पसंद नहीं करता और ऊपर से सॉन्गलन ने उसकी कमर भी पकड़ा कर रखा है। ये देख के वांग जी को गुस्सा आ रहा था, पर वांग जी जितना सॉन्गलन से दूर जाने की कोशिश कर रहा था उतना सॉन्गलन वांग जी को और करीब खींच रहा था। ऐसे खींच के एकदम बाहें में बाहें डाल के डांस करते वक्त एक टाइम पर सॉन्गलन वांग जी के पीछे की तरफ जाता है और उसकी नेक पर उसकी बॉडी सेंट को स्मेल भी करने लगता है, पर वांग जी कुछ नहीं कर पाता। अगर वांग जी गुस्से से कुछ और कर दिया तो उस क्लब की तरह यहाँ भी बवाल मच जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा और यहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा। वैसे भी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस क्लब पर, और ये जो गोल्डन वर्ल्ड क्लब था ये अच्छा वाला क्लब था, मतलब एंजॉय करने वाला क्लब था। यहाँ पर ऐसा कोई इलीगल गंदा काम नहीं चलता, इसलिए वांग जी इस सारी चीज़ को इग्नोर करता है।
उसे गुस्सा भी आता है, गुस्से को कंट्रोल करता है और वांग जी मन में सोचता है घर जाके मैं इसे देख लूँगा, मेरे इतने करीब आने की कोशिश कैसे की इसने। क्या सोंगलन भूल गया थोड़े टाइम पहले एक क्लब पर मैंने इसका गला दबा दिया था, शायद सच में इसे मरने का शौक चढ़ा है। वहाँ थोड़ा टाइम इंजॉय करके सोंगलन, न्योसन और वांग जी वो तीनों न्योसन के रूम पर वापस आता है। जब वांग जी अपने रूम पर वापस आता है, वांग जी अपने गुस्से के कंट्रोल को खो देता है। वांग जी गुस्से से सोंगलन की तरफ आगे बढ़ते कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। सोंगलन थोड़ा चौंक जाता है। वांग जी कहता है, तुम मुझे टच कैसे कर ली और इतनी करीब आने की कोशिश कैसे कर ली, और मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी सोंगलन हैरान से कहता है, पर मैंने क्या किया, तुम जिस तरीके से मेरे गले को दबाया था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे बात तक करूं। तभी वांग जी कहता है, झूठ मत बोलो, गोल्डन बार में क्या तुम्हें याद नहीं है तुम किस तरह मेरे करीब आ रहे थे, किस तरह तुम मुझे टच कर रहे थे। वो तो मैंने तो इसलिए तुम्हें छोड़ दिया कि मैं नहीं चाहता जो गलती मैंने पहली बार की है उस क्लब पर, मैं गोल्डन बार पर तुम्हारे साथ ऐसे हरकतें दोबारा नहीं कर सकता। तभी सोंगलन कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो और किस बारे में बात कर रही हो। मैं वहाँ पर पूरे टाइम एक जगह पर बैठा हुआ था, हमें ड्रिंक कर रहा था, मैं तुम्हें डांस करने के लिए बोल रहा था पर तुम मना कर दी, तो मैं वहाँ से चला गया। वांग जी कहता है, इतनी बड़ी झूठ तुम कैसे बोल लेते हो, तुमने मेरे हाथ को खींचा डांस करने के लिए। तभी सोंगलन कहते, हाँ मैंने तुम्हारे हाथ को खींचा तुमसे डांस करने के लिए, पर तुम डांस नहीं कर रहे थे, तुम वहाँ पर खड़े थे। मुझे लगता है तुम किसी सोच में बिजी थे, मुझे लगा तुम्हारा मन नहीं है, शायद तुम उसी बारे में सोचने में बिजी हो, मतलब तुम जिसे ढूंढ रही हो। तो मुझे लगा भाई डर के मारे तुम मेरा जान ही ना ले लो, इसलिए तो मैं एक साइड पर जाकर बैठ गया और मैं ड्रिंक कर रहा था, और तुम्हें टच करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के खींच सकता हूँ। वांग जी कहता है, सोंगलन इतनी बड़ी झूठ मुझसे मत कहो, तुम मेरे साथ डांस कर रहे थे और तुम मुझे पागल बना रही हो। जब वांग जी गुस्से से सब कुछ बोल रहा था तब वांग जी के पास फिर से कॉल आता है, और वांग जी इस टाइम और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस पर्सन को वांग जी को फिर से झेलना है। पर वांग जी इसकी कॉल को इग्नोर भी नहीं कर सकता। अगर वांग जी उसका कॉल ना उठाए, जब तक वांग जी उसका कॉल ना उठा ले तब तक विंग उसको कॉल कर ही जाता है, मतलब कॉल करना वो बंद नहीं करता। अगर स्विच ऑफ भी कर दे तो बाद में वांग जी को ही झेलना पड़ता है। अगर वांग जी गुस्से से एक बार उस पर्सन की कॉल को कट के वो स्विच ऑफ कर दिया कुछ टाइम के लिए, पर उसकी कॉल करने की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वांग जी शराफत से उसका कॉल उठा लेता है। जब वांग जी उसका कॉल उठाता है, वांग जी कॉल उठाने से ही विंग कहता है, बेचारे को डांटो मत, वो तुम्हारे साथ डांस नहीं किया, वो सच बोल रही है, तुम्हारे साथ डांस मैंने किया है। वांग जी कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम दोनों मिलकर मुझे झूठ बोल रही हो। विंग कहते हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा, वैसे तुम्हारा बॉडी सेंट आज भी पहले जैसा ही है। इतना बोल के विंग लाउडली स्मेल करता है। विंग लाउडली स्मेल करते हुए कहता है, वांग जी तुम हर बार बोलते हो कि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ, तुम हर बार बोलते हो कि मैं कायर हूँ, पर सच कहूँ तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। एक बार मैं तुम्हारे सामने से तुम्हें जूस पिलाकर आ गया, तब भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए, और आज तो मैंने तुम्हें टच किया, मैंने तुम्हारी बॉडी सेंट को स्मेल किया, मैं तुम्हारी बाहों में बाहें डाल के डांस किया, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए, और तुम बोलते हो कि मैं कायर हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तुम मेरी हिम्मत को देखा ही कहाँ है, मेरे अंदर कितनी हिम्मत है तुम्हें खुद नहीं पता। वांग जी फिलहाल कुछ नहीं कहता, वो सीधे कॉल को कट कर देता है। वांग जी के दिमाग पर कुछ खिचड़ी चल रहा था। फिलहाल आज भी वांग जी कई सारा क्लब को, मतलब कई सारा ऐसे बार को ढूंढ चुका था और कई सारा इन्फॉर्मेशन भी निकल लिया था। वांग जी को एक क्लब की एक मैनेजर से ये बात पता चलता है कि जो लड़कियां ये सारे काम करता है उनकी जो लीडर है वो अक्सर बाहरी इलाका से, मतलब बाहरी कंट्री से वो कुछ लड़कियां ले आता है। वांग जी को फिलहाल एक ऐसी जगह का पता चला था कि वांग जी को होप मिल रहा था कि वहाँ पर जिंगयान वो मिल सकता है। और इधर फिर से विंग कॉल किया था वांग जी को कॉल करके धमकी दे रहा था कि वो उस क्लब तक ना जाए, और विंग की बात सुनकर वांग जी पूरी तरीके से यकीन कर लेता है कि जिनयांग उसे वहाँ पर मिलेगा। विंग वांग जी को ये इन्फॉर्म करता है कि वो वहाँ पर ना जाए, उसके लिए वो खतरा है। विंग इस टाइम सच में वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, और सीरियस में वो वांग जी का फिक्र कर रहा था, और वांग जी को ये बात
अच्छे से समझ में आ रहा था, क्योंकि आज की विंग की बातों में वो कोल्डनेस नहीं था या तो फिर वो रूडनेस नहीं था, एक केयर था, एक फिक्र था जो वांग जी को समझ में आ रहा था। और ये बात सबूत कर रहा था कि जिन यांग उसे वहाँ पर मिलेगा। इसलिए वांग जी आज फिर से वही क्लब जाता है, और एक क्लब और कोई नहीं था, नाइट लॉस था। ये नाइट लॉस क्लब भी था जहाँ पर जिन यांग है। पर वांग जी नाइट लॉस क्लब के सामने जैसे ही वो खड़ा होता है अंदर जाने के लिए, कुछ लोग वांग जी को उठा लेता है, उसकी मुंह पर हाथ रख के उसके हाथ पर को पकड़ के 3-4 लोग मिलके वांग जी को एक कार पर बिठा लेता है। और इधर न्यूसन और सोंगलन वो दोनों ही चिल्ला रहा था, मतलब वांग जी को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी को बचा नहीं पाता। और अब लोगों को भी पता चल गया होगा ये किसने उठाया है। ये विंग ने उठाया है वांग जी को, ताकि वो अंदर तक ना जाए। वांग जी को जब उठाया गया था, वांग जी के नोज पर वो बेहोशी का दवा लगाया दिया गया था। इसलिए वांग जी कुछ टाइम हाथ पर चला के वो बेहोश हो गया था, क्योंकि विंग को अच्छे से पता है ये लान वांग जी बहुत ज़्यादा जिद्दी है, उसे पकड़कर लाना थोड़ा मुश्किल है, चाहे उसके पास 3-4 लोग ही क्यों ना हो फिर भी। और विंग नहीं चाहता था कि वांग जी को ज़बरदस्ती करना पड़े या फिर उसे कहीं पर भी चोट लग जाए। वांग जी को जब विंग की घर पर लेकर आया गया था तब वांग जी बेहोश था। वांग जी को एक चेयर पर बैठा दिया गया था और विंग वांग जी के सामने एक चेयर पर बैठा हुआ था, उसके होश पर आने की इंतज़ार कर रहा था। पर जिस रूम पर विंग और वांग जी था, एक साइड पर अंधेरा था तो एक साइड पर लाइट था। विंग पूरा अंधेरे में बैठा हुआ था और वांग जी लाइट पर बैठा हुआ था। वांग जी कुछ टाइम बाद, कम से कम 2 घंटे बाद, जब वांग जी को होश पर आता है, मतलब वो होश में आता है, वांग जी अपनी आंखें को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सामने बस अंधेरा दिख रहा था। वांग जी को ये लग रहा था कि वो शायद इस रूम पर अकेला है। वांग जी अच्छे से पहले तो अपनी आंखें को खोलता है, फिर वो समझने की कोशिश कर रहा था आखिर वो कहाँ है, कौन सी जगह पर है। वांग जी इधर उधर चौंकते हुए देख रहा था। वांग जी थोड़ा हाथ पर भी चला रहा था ताकि वो अपने आप को छुड़ा के वो यहाँ से जा सके। जब वांग जी ऐसे करने की कोशिश कर रहा था तब विंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ऐसे करने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि तुम नहीं कर सकते हो। तो वांग जी एकदम के लिए शांत हो जाता है विंग की वॉइस सुन के। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि जिन यांग के पीछे मत भागो, पर तुम नहीं सुनते हो। वांग जी कहता है, पहली बात तो ये है, पहले तुम मुझे कॉल करके परेशान करते थे, मेरी आंखों के सामने नहीं आते थे, और आज भी अंधेरे में छुपे हुए बैठे हो, तो तुम्हें कायर ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ। विंग कहता है, अगर तुम मुझे प्यार से कहोगे कि मुझे तुम्हें देखना है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ अपने आप को दिखाने के लिए। अगर तुम ये कहोगे कि मुझे तुमसे गुस्सा है, नफरत है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, तो मैं ऐसे अंधेरे में बैठा रहूँगा। ऑप्शन तुम्हारे पास है, क्या तुम मुझे देखना चाहोगे। वांग जी कहता है, तुम्हें देखना मैं चाहूँगा, कभी नहीं। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम पर बस गुस्सा आता है और नफरत, क्योंकि तुम बस मुझे परेशान करते हो। विंग कहता है, ठीक है, फिर यहाँ बैठ के मुझसे नफरत करते रहो, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के जब विंग उठ के जा रहा था, विंग के चलने का जो आहट है वो वांग जी को सुनाई दे रहा था। वांग जी गुस्से से चिल्ला के कहता है, तुम कहाँ जा रही हो, मुझे तुम्हें देखना है, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आखिर तुम हो कौन। तब विंग की कदम रुक जाता है, जो वांग जी को समझ में आ गया था। विंग धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए वो वांग जी के सामने आ रहा था। जैसे जैसे विंग वांग जी के सामने आ रहा था, पता नहीं क्यों वांग जी की सांस से हेवी हो रहा था, और धीरे धीरे करके विंग एक एक कदम बढ़ाते हुए वो बिल्कुल वांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है और वांग जी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, और वो बस वांग जी की फेस को देखता रहता है। वांग जी जब फर्स्ट टाइम विंग का चेहरा देखता है, वांग जी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था और हैरान हो गया था। वांग जी इतना शॉक्ड हो गया था कि उसकी मुंह बंद हो गया था, वो कुछ नहीं कह पा रहा था। कम से कम 5 मिनट हो गया था वो बस विंग का ही चेहरा देख रहा था। वांग जी के अंदर जो गुस्सा था, शायद वो गुस्सा नहीं दिख रहा था। वांग जी बस नरमी वॉइस में कहता है, तुम। विंग की आंखें इस टाइम नम था और रेड भी था। विंग धीमी वॉइस में कहता है, तो तुमने मुझे पहचान लिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे।
मुझे लगा था मुझे तुम्हें पहचान करवाना पड़ेगा। वांग जी गुस्सा होता है। वांग जी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें भूल जाऊँ? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ? आखिर तुम वही हो ना? विंग कहता है, हाँ आखिर मैं वही हूँ। तो गाइस यहाँ से हम फ्लैशबैक जाते हैं। फ्लैशबैक जाके ये देखते हैं कि आखिर विंग और वांग जी का रिश्ता क्या है। तो कहानी की शुरुआत में हमने एक रूम को दिखाया था जहाँ पर 2 पर्सन इंटीमेट हो रहा था। वो 2 पर्सन और कोई नहीं था, वो 2 पर्सन हमारी वांग जी और विंग था। तब के टाइम में विंग एक पर्सन के लिए काम करता था जिसका नाम था मेनयांग। विंग जब मेनयांग के साथ काम करता था, मेनयांग विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मतलब विंग का काम उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। पसंदीदा शख्स जिसे कहते हैं। मेनयांग चुपचाप बैठा हुआ था, वो कुछ सोच रहा था और उसने विंग को बुलाया था। विंग जब मेनयांग के सामने आता है कहता है, बॉस आपने मुझे बुलाया? मेनयांग कहता है, विंग एक काम है, क्या तुम कर पाओगे? विंग कहता है, बॉस बस अब हुक्म कीजिए, आप मुझे जो भी काम दोगे मैं उसे अच्छे से करूँगा, क्योंकि ये आपने बोला है। तभी मेनयांग कहता है, एक क्लब पर जाना है, वहाँ पर जाके एक पर्सन को तुम्हें गुमराह करना है। विंग कहता है, गुमराह करना है मतलब क्या है? मेनयांग कहता है, गुमराह करने का मतलब ये है कि तुम्हें उसे अपनी मंजिल से भटकना है, मतलब वो जो काम करने आएगा तुम उसे सक्सेस मत होने देना। विंग कहता है, पर वो काम क्या करने वाला है? तभी मेनयांग कहता है, मैं तुम्हें एक बार का एड्रेस दे रही हूँ, उस एड्रेस पर जाना, उस बार पर जाके एक इंसान से तुम्हें मिलना है। वो इंसान उस बार की एक औरत से मिलने आ रही है, उस औरत का नाम है जिनयांग। तुम्हें उससे मिलने नहीं देना है, मतलब तुम कुछ भी कर लो, उसे सीड्यूस कर लो, उसे रूम में बंद कर लो, उसके साथ एक रात बिता लो, पर वो लड़का उससे मिलना नहीं चाहिए, और हाँ उसे सीधा गोली भी मार दो। विंग कहते हैं, क्या वो एक लड़का है? तो मैंने कहता है, हाँ वो एक लड़का है। विंग कहता है, बॉस मैं तो एक लड़का हूँ ना, तो मैं उसके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहता है, तुम लड़की बन के जाना। विंग कहता है, लड़की? मैं लड़की बनूँ? मैंने कहता है, देखो तुम सीधा जाके उसे गोली तो नहीं मार सकते हो ना, कम से कम तुम्हें उसे पटाना है, पटा के एक रूम पर ले जाना है, फिर जाके ना तुम उसे गोली मारोगे। और एक लड़का एक लड़के से नहीं पटेगा मेरे ख्याल से, तो तुम्हें लड़की बनना पड़ेगा। विंग कहता है, क्या सीड्यूस करना इतना ज़रूरी है? मैंने कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि उसे गोली मारना है, और तुम उसे गोली कैसे मारोगे ये तुम पर निर्भर है, तो तुम देख लो, तुम्हारे पास दिमाग है। बस मैं चाहता हूँ कि वो लड़का जिनयांग से ना मिले और उसे इस दुनिया से उठा दो, ताकि दोबारा मिलने की कोशिश न करे। तब विंग कहता है, पर बॉस क्या मैं इससे ज़्यादा कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने कहता है, नहीं ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो तुम नहीं पूछ सकते कि वो लड़की कौन है, वो लड़का उसे क्यों मिलना चाहता है, वगैरह वगैरह। इतना कुछ क्वेश्चन मुझसे मत करो, बस वो लड़का उससे नहीं मिलना चाहिए और तुम्हें उसे जान से मार देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो लड़का दोबारा उसे ढूंढे। विंग कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। विंग वहाँ से चला जाता है। विंग जब लड़की बनने की कोशिश कर रहा था तब लिटिल डॉन विंग के पास आता है और कहता है, बॉस ये आप क्या कर रही हो? विंग कहता है, तुम्हारी बॉस की बॉस ने एक काम दिए, मुझे लड़की बन के किसी लड़के को पटाना है, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या लड़की बनने से मैं लड़की दिखूँगा? लिटिल डॉन कहता है, ये तो आपको तैयार होने के बाद मुझे पता चलेगा ना, पहले आप तैयार हो जाइए, फिर मैं देखता हूँ आप लड़की दिख रही हो या फिर लड़का दिख रही हो। विंग कहता है, लड़की बनना इतना मुश्किल क्यों है, कितना सारा मेकअप वगैरह करना पड़ता है, कम से कम 1 घंटे हो गया, पर मैं देखो मैं मेकअप में बिजी हूँ। अब मुझे पता चला लड़कियाँ 10 मिनट बोल के इतना टाइम क्यों लगाता है। लिटिल डॉन कहता है, आपको लड़कियों के बारे में इतना कैसे कुछ पता? विंग कहता है, क्योंकि मेरा एक बहन है तो मुझे पता है, जब मैं उसे घुमाने ले जाने के लिए कहता था ना, वो बस मुझे बोलता था कि 10 मिनट 10 मिनट, ऐसा बोल के वो पूरा 2 घंटे लगाता था। अब मुझे पता चला कि इन लोगों का 10 मिनट 2 घंटे में कैसे बदलता है। लिटिल डॉल लाउडली स्माइल करता है और कहता है, पर बॉस क्या आपने कुछ सोचा है, आप उसके साथ क्या क्या करने वाले हो? विंग कहता है, पागल हो क्या, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मुझे हनीमून मनाना है? मैं ऐसा वैसे कुछ नहीं करने वाला, बॉस ने जो आइडिया दिया है वो पूरा बकवास है, मैं किसी का सीरियस वगैरह नहीं करने वाला। मैं जा रही हूँ
और मैं उसे कुछ काम से अंदर बुला लूँगा, एक गोली मारूँगा, फिर चला आऊँगा ताकि वो जिनयांग से ना मिल सके। वैसे वो जिनयांग है कौन मुझे नहीं पता। तभी लिटिल डॉन कहता है, और आपका कोई मैटर भी नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको पता भी नहीं करना चाहिए। आपको जो काम दिए आप उसे कंप्लीट करके आ जाना। विंग कहता है, कोशिश तो वही है कि मेरा काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद मुझे हैंग आउट करना है। ऐसा बोल के विंग काफ़ी मुश्किल से वो लड़कियों जैसे तैयार होता है और वो एक बार पर जाता है, जिस बार का नाम था ड्रीम वर्ल्ड। विंग जब ड्रीम वर्ल्ड के सामने खड़ा हुआ था, वो बस ऊपर नाम को पढ़ रहा था। विंग कहता है, सच में क्या अजीब सा नाम है, यहाँ पर सपनों जैसा क्या है, कुछ नहीं है, बस लड़कियाँ ही तो है। ऐसा बोल के विंग पूरा गुनगुनाते हुए वो अंदर जाता है, एक लड़कियों की तरह चलते हुए। विंग को रियलाइज़ होता है वो तो लड़की बनी है, वो लड़कों की तरह नहीं चल सकता। ऐसा लग रहा कि लड़कियों की भेष में लड़का है, इसलिए विंग थोड़ा सा अपनी जो चलन है उसमें नज़ाकत लाती है, एक लड़कियों की जैसा। और वो अंदर जाके वो उस पर्सन को ढूंढने लगता है। वैसे तो उसके बॉस ने बोला था कि वो पर्सन रेड शर्ट में आने वाला है और उसके हाथ में एक रेड रोज भी होगा, पर वो बंदा है कहाँ। विंग इधर उधर ढूंढने लग रहा था। विंग सोचता है जितना जल्दी ये इंसान मुझे मिल जाएगा उतनी जल्दी मैं उसको गोली मारूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। विंग इधर उधर ढूंढ ही रहा था पर वो पर्सन नहीं मिल रहा था। विंग वहाँ पर काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करता रहता है। काफ़ी ऐसे लोग था जो विंग के ऊपर नज़र डल रहा था और उसकी कीमत लगा। एक पर्सन आता है जो मोटा सा इंसान था, देख के गंदा वाला फीलिंग आ रहा था। वो पर्सन विंग की चीक्स को खींचते कहता है, कितना लोगे तुम। विंग कहता है, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे देने की, हटो यहाँ से। तभी वो पर्सन कहता है, इतना क्या अकड़ है, खुद तो बिकने के लिए बैठे हो और अकड़ दिखा रही हो। विंग कहता है, मुंह बंद करो और यहाँ से जाओ, मैं बिक चुका हूँ। तभी वो पर्सन कहता है, कितने पे बिकी हो, मैं उससे ज़्यादा दूंगा। विंग कहता है, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, क्या तुम जा सकते हो, मैं बिक चुका हूँ। ऐसा बोल के विंग उसे भगा देता है, पर वहाँ पर कुछ लोग आता है, कीमत लगाता है और विंग सबको एक ही रीज़न देके मना करता है। लास्ट में वो पर्सन एंट्री लेता है जो रेड शर्ट और रेड रोज़ के साथ अंदर आया था। जब वो पर्सन अंदर आता है, जितना अंदर की तरफ आ रहा था विंग के दिल उतना ही बाहर आ रहा था। सच में ये इंसान इतना ज़्यादा हैंडसम है, कैसे। विंग भूल ही गया था कि वो एक लड़का है। वांग जी अपने हाथ में रेड रोज रखे वो बीच में खड़ा हो जाता है। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो कहाँ जाए, किससे बात करे। वांग जी का ये फर्स्ट टाइम था ऐसी जगह पर आना। विंग वहाँ पर खड़ा था और विंग बस देख ही रहा था उस पर्सन को और वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। पर विंग अचानक ही वांग जी को अपनी इशारों में बुलाने लगता है। वांग जी एक बुद्ध इंसान की तरफ विंग की तरफ चला आता है। वांग जी कहता है, आप। विंग कहता है, कितना रेट लगाओगे मेरा। वांग जी कहता है, सॉरी, मैं यहाँ पर इस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी से मिलने आया हूँ। विंग बस वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलना चाहते हो, अगर तुम्हें किसी ने भेजा है तो तुम सही जगह पर आई हो, तुम मुझसे मिल सकते हो। तभी वांग जी कहता है, क्या आपको मेन यांग ने भेजा है। विंग कहता है, मेन यांग, इसे बॉस ने भेजा है और बॉस ने मुझे भेजा है इसे मारने के लिए। पता नहीं मेरे बॉस के दिमाग में क्या चल रहा। विंग मन में यही सोच रहा था, सोचते हुए वो बस खो गया था। वांग जी कहते, हेलो, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपको मेन यांग ने भेजा है। विंग कहता है, हाँ, तुम सही इंसान के पास आई हो, चलो हम रूम पर जाके बात करते हैं। वांग जी कहता है, हाँ, थैंक यू। ऐसा बोल के विंग और वांग जी एक रूम पर आता है। विंग तुरंत रूम को लॉक कर लेता है और वो बेड पर बैठ जाता है। वांग जी अभी तक वो दरवाजे में खड़ा था। वांग जी कुछ सेकंड चुप था और विंग भी कुछ सेकंड चुप था। विंग वांग जी को इतना चुप देखकर विंग को टेंशन हो रहा था। आखिर उसकी बॉस मेन यांग ने उसे यहाँ पर क्यों भेजा और वांग जी को यहाँ पर क्यों भेजा। क्या वो कुछ चाल चल रही है या फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसी टेंशन में विंग स्मोकिंग करने के लिए वो एक सिगरेट जलाने लगता है। वांग जी को देखकर गुस्सा आता है पर वांग जी कुछ नहीं कहता, ये उसका पर्सनल मैटर है, वो स्मोकिंग करे और कुछ भी करे, वो बस यहाँ से अपना काम ख़त्म करेगा और चला जाएगा। विंग जब स्मोकिंग कर रहा था, वांग जी फ्रस्ट्रेशन होकर कहता है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे। विंग कहता है, तुमने तो कुछ पूछा ही नहीं। वांग जी कहता है, क्या तुम जिनयांग को जानते हो या फिर उसकी किसी सहेली को। तभी विंग कहता है, नहीं।
वांग जी कहता है अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें यहाँ पर किस लिए भेजा मेनियांग ने। विंग कहता है मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर क्यों भेजा और तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा। वांग जी कहता है उन्होंने कहा था कि वो किसी को भेजेगा मेरे पास मेरी हेल्प करने के लिए। विंग वांग जी कड़ी बात में कहता है वैसे मुझे तुम ये बताओ तुम मेनियांग को कैसे जानते हो। वांग जी कहते हैं दरअसल मैं जिनियांग को ढूंढ रही हूँ और मैं इससे पहले एक क्लब पर गया था, वहाँ पर मुझे एक मेंबर मिला था, वो था मेनियांग। मैंने उनसे पूछा था कि इस शहर में जितने भी ऐसे लड़कियाँ अपनी बॉडी को सेल करती है मुझे इन सारी जगहों के बारे में पता करना था। विंग कहता है क्या तुम सच में इतना नॉनसेंस हो, हर किसी को ऐसे पकड़ के पूछते रहते हो। वांग जी कहता है मुँह संभल के बात करो, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे को जो चाहे वो बोल सकते हो। विंग कहता है बाप रे इतना गुस्सा। ऐसा बोल के विंग वांग जी कड़ी बात में कहता है हाँ उन्होंने सही कहा, इस बार में ये काम होता है, पर तुम जिनियांग को क्यों ढूंढ रही हो। वांग जी कहता है अगर तुम्हें पता है तो बता दो, नहीं तो ये तुम्हारा मैटर नहीं है। विंग लाउडली स्माइल करते कहता है वो मेनियांग भी यही बोल रही है, तुम भी यही बोल रही हो, क्या मैं पागल हूँ यहाँ पर आके खड़ा हूँ। विंग अपनी फिंगर से वांग जी फेस को टच करते हुए उसकी फेस को सहलाते हुए कहता है अगर हम यहाँ पर आ गए एक रूम में कैद हैं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान लें। जिस तरीके से विंग अपनी फिंगर से वांग जी के फेस को टच कर रहा था, वांग जी गुस्से से विंग के हाथ को झटका देते हुए कहता है मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे टच मत करो, और मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब विंग लाउडली स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, लड़कों में। अगर तुम ऐसा बोल सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए लड़का ला सकता हूँ। तब वांग जी और गुस्सा होता है और वांग जी गुस्सा देखे विंग और लाउड स्माइल करता है। वांग जी को इतना गुस्सा आता है वांग जी तुरंत वो मेनियांग को कॉल करने लगता है ताकि वो मेनियांग को ये पूछ सके कि वो ये निहायती बेशरम एक लड़की को क्यों भेजा है। तभी विंग वांग जी को फ़ोन को छीन लेता है, कहता है ओह तो तुम मेरी बॉस को कॉल कर रही हो, मत कॉल करो उसे, वो तुम्हारा सगा नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त नहीं है। वांग जी कहता है फिलहाल तो मेरा दुश्मन तुम लग रही हो। विंग तुरंत ही वो जो लड़कियों वाला पहनावट पहना हुआ था वो एक एक करके उतारने लगता है। ये देख के वांग जी शॉक हो जाता है। विंग एक एक करके उतार रहा था और ये कह रहा था पता नहीं लड़कियां लोग ऐसे कैसे पहन लेता है, कितना मुश्किल है ये सब कुछ झेलना, मैं तो पागल हो रही हूँ। वैसे भी अब सब कुछ सामने आ चुका है तो मुझे लड़की बनने की कोई मतलब नहीं रहा। तभी विंग एक एक करके जब खोल रहा था, जब वांग जी देखता है कि ये कोई लड़की नहीं है लड़का है, विंग कहता है क्या तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, मुझे बस तुम्हें फंसाना था अपनी जाल में, अपनी प्यार की जाल में। ये भी कह सकते हो कि मुझे तुम्हें सीड्यूस करना था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरीके से मुझसे सीड्यूस हो सके हो या फिर मैं तुम्हें कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ही रूड इंसान हो, बस मुझे 5 मिनट दो, मुझे अपना मेकअप उतारना है। विंग अभी भी वो मेकअप में था, विंग की आंखों में काजल वगैरह सब कुछ था और विंग बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। विंग कुछ टाइम के लिए वो वॉशरूम पर जाता है। वांग जी वहीं पर खड़ा था, गुस्से में था। वांग जी को समझ नहीं आया था आखिर उसके साथ हो क्या रही है, वो तो कुछ काम से आया था ना, पर यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा। विंग जैसे अपनी मेकअप वगैरह उतार के अपनी फेस को वॉश करके और पूरा लड़का बन के बाहर आता है, वांग जी विंग को देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, जैसे कि विंग फर्स्ट टाइम वांग जी को देखकर शॉक्ड हो गया था। इधर वांग जी भी विंग को देखकर शॉक्ड हो गया था। विंग कहता है अब आ जाओ हम बैठ के बात करते हैं। ऐसा बोल के वो वांग जी के हाथ को पकड़ के उसे बेड पर बिठाता है और कहता है अब हम आराम से बात करते हैं, तुम मुझे दोस्त मान सकते हो, मुझे लगता है तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हें फंसाना सही बात नहीं होगा। पहले तुम बताओ क्या बात है, तुम उस औरत को क्यों ढूंढ रही हो। वांग जी कहता है पहली बात मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, दूसरी बात तुम्हें क्या पता है, मुझे ये बताओ जिनियांग कहाँ है। विंग कहता है मुझे नहीं पता। तब वांग जी कहते हैं तो फिर मेनियांग तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा। विंग कहता है सीड्यूस करने के लिए। वांग जी कहता है सीड्यूस करने के लिए। विंग कहता है पर मुझे क्या पता था तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, तो लड़की बनने के लिए मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। ऐसा बोल के विंग बिल्कुल वांग जी करीब आता है और कहता है तुम्हें पता है मैंने आज तक ये काम नहीं किया है, क्या तुम बता सकते हो क्या मैं सही से कर रही हूँ। ऐसा बोल के विंग अपनी फिंगर से वांग जी के फेस को टच करता है, फिर उसकी नेक पर टच करता है और कहता है क्या तुम ये बता सकते हो
मेरे टच से तुम्हें कुछ महसूस हो रही है? ओ सॉरी, तुम्हें तो लड़कों में इंटरेस्ट है, तुम्हें महसूस हो सकता है। क्या तुम मुझे टच करोगे? मैं इस टच को महसूस करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग वांगजी की आंखों में देख रहा था, और ऐसा देख तो है विंग ये सोच रहा था, मैं इतनी हैंडसम इंसान को गोली कैसे मार सकता हूँ? इसे मारना तो बेवकूफ़ी होगा ना, पर मैं क्या भी कर सकता हूँ, बॉस का काम भी करना है। मुझे इस इंसान को जीनांग से मिलने नहीं देना है, पर इसे रोकने के लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ? क्या सच में मैं सीड्यूस कर सकता हूँ? क्या मैं कोशिश करके देखूँ इसे सीड्यूस करके? क्या ये इंसान मुझसे सीड्यूस होगा? मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, या फिर मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ। चल विंग, थोड़ा सा कोशिश तो कर लो। ऐसा बोल के विंग थोड़ा सा वो वांगजी करीब आता है और कहता है, प्लीज़ मुझे टच करो, मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारे टच से मुझे कुछ महसूस होता है या फिर नहीं। वांगजी कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। विंग कहता है, बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब है, नहीं तो ऐसे दिमाग ख़राब करने वाला काम मैं क्यों करता। दरअसल मैं कुछ और नहीं, मैं अपना बॉस का दिया हुआ काम कर रही हूँ। वांगजी कहता है, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें ये काम दिया है मुझे सीड्यूस करने के लिए? विंग कहते हैं, हाँ मैंने कहा ना, मैं बस तुम्हें यहाँ पर सीड्यूस करने के लिए आया हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें जिन्यांग क्यों चाहिए, उससे मिलना क्यों चाहिए, मेरी बॉस को तुम क्यों चाहिए, तुम मेरी बॉस को कैसे जानते हो? मैं तो बस उनका दिया हुआ ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ। जब वांगजी बस विंग की बातों को सुन रहा था, तब विंग वो धीरे धीरे वांगजी के एकदम करीब आ गया था और उसे हक कर लेता है। जैसे ही विंग ने वांगजी को हक किया था, वांगजी की बॉडी एकदम के लिए फ्रीज बन गया था और वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा। तभी विंग कहता है, क्या मैं तुम्हें ऐसे टच करके बैठ सकता हूँ? कुछ टाइम में तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। वांगजी कहता है, हटो यहाँ से। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे चेक करना है। वांगजी कहता है, प्लीज़ हट जाओ। विंग कहता है, प्लीज़ ऐसे रहने दो ना। जब विंग ऐसे ही वांगजी को ज़बरदस्ती कटल करके बैठा हुआ था पूरा जकड़ के, तब वांगजी बस विंग को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वांगजी भी मजबूर था इस वक्त, क्योंकि ये वही पर्सन है जिसकी नज़रों में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम खूबसूरत है, और वही इंसान ज़बरदस्ती वो वांगजी गले पड़ रहा था। पर वांगजी इस तरह अपनी मंजिल से भटक नहीं सकता। वो कोशिश कर रहा था विंग को हटाए, वो जितना विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था उतना विंग उससे जकड़ रहा था। एक टाइम पर तो विंग ज़बरदस्ती वांगजी को बेड पर लेटा देता है और वो वांगजी के ऊपर आता है। वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे आंखों में नहीं देख सकते? वांगजी कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा फेक में कर रही हो ना, तुम्हारी इरादा क्या है? विंग कहता है, मेरी इरादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा इरादा क्या है। कहता है, यहाँ से जाना। विंग कहता है, और मुझे तुम्हें रोकना, मैं तुम्हें यहाँ पर रोक के रखना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे बस आज मरना है। वांगजी कहता है, सच में मर जाओगे तुम? विंग कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मार डालो। ऐसा बोल के विंग वांगजी के नेक पर वो किस करने लगता है। वो तुरंत ही एक एक करके वांगजी के बॉटम्स को ओपन कर रहा था, और वो वांगजी की बॉडी सेंट को स्मेल करते हुए वो तुरंत ही अपने मुंह को हटा के वो वांगजी के ईयर के पास आता है, और काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी कोल्डली वो वांगजी को कहता है, तुम्हारी बॉडी स्मेल तो काफ़ी कमाल की है। विंग फिर से अपनी फेस को उठा के वो वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे तुम ये बताओ, तुम इतना परफेक्ट कैसे हो सकते हो? वांगजी बस विंग के नीचे लेटा हुआ वो बस विंग की फेस को देख रहा था। एक पर्सन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और वांगजी ये सोचने में बिजी था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और वांगजी की ताकत ऐसे लो क्यों हो रही है, जैसे कि वो हिल नहीं पा रहा, या फिर वो विंग को हटा नहीं पा रहा, या फिर वांगजी नहीं चाहता कि विंग उसके ऊपर से हट जाए। वांगजी बस सॉफ्टली वो बस विंग को देख रहा था। जब वांगजी ऐसे शांत होकर वो नीचे पड़ा हुआ था, तब विंग धीरे धीरे वांगजी की जो अधूरा बटन था खोलने के लिए वो सारा ओपन कर देता है और वांगजी को पूरा नेकेड कर देता है। विंग वांगजी की चेस्ट को टच करते हुए और उसकी फेस को टच करते हुए कहता है, क्या तुम रेडी हो? वांगजी कहता है, तुम पछताओगे। विंग कहता है, वो तो मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरे लिए कुछ नया है। विंग ऐसी टच करते हुए और वांगजी की बॉडी को सहलाते हुए वो वांगजी को किस कर नहीं वाला था, पर विंग उसी टाइम अपने आप को रोकता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? लड़कों में मुझे इंटरेस्ट है, तुम ऐसे बेबस की तरह पड़े क्यों हो? मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तुम एक स्टैचू की तरह लेटे हुए हो। ऐसा बोल के विंग उठ के बैठता है, और जब वो उठ के बैठा था वांगजी थोड़ा हैरान हो जाता है।
अचानक विंग उसे छोड़ क्यों दिया। विंग जब उठ के खड़ा होता है और वो कहीं जाने लगता है, वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी का जो गले का टाई था वो साइड पर पड़ा हुआ था। वांग जी उसको झटक से अपने हाथ पे लेता है। वांग जी उस टाई को विंग की गले में फंसाते हुए वो अपनी करीब खींचता है और गुस्से से दांत को पीसते कहता है, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। विंग कहता है, क्योंकि तुम स्टैचू की तरह लेटे हुए हो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, तुम्हें मज़ा चाहिए। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तुम गलत कर रही हो और तुम मुझे इस टाइम पर छोड़ के नहीं जा सकते। विंग की फेस पर एक डेविल वाला स्माइल था। शायद विंग ने वो काम करके दिखाया था, वो इस रूड पर्सन को चिढ़ा दिया था। तभी वांग जी तुरंत ही उस टाई को छुड़ाते हुए वो विंग को अपनी करीब ले आता है और सामने की तरफ मुड़ाता है, मतलब सामने की साइड पर। वांग जी विंग की बालों को खींचते हुए उसकी फेस को अपनी तरफ ले आता है और कहता है, मज़ा चाहिए, सह पाओगे ना मुझे। विंग की फेस पर जो डेविल वाला स्माइल था वो अभी भी कंटिन्यू था। विंग डेविल वाला स्माइल करते हुए वो वांग जी की फेस को देखते हुए कहता है, मैं बस लाइट को बंद करने के लिए जा रहा था। वैसे भी इस खूबसूरत रात में तुम्हें छोड़ के जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। विंग तुरंत ही वांग जी को छुड़ाते हुए वो लाइट्स को ऑफ करता है और एक डार्क रेड लाइट ऑन कर देता है और वो सीधे वांग जी के पास आता है और कहता है, तुम मुझे सह पाओगे, मैं तुम्हें नहीं सह पाऊँगा। चलो फिर मैं आज तुम्हें मौका देता हूँ, देखता हूँ आज कौन थक जाता है। उसके बाद वो दोनों बेड पर आ जाता है। विंग ने जो करने की कोशिश किया था वो करके दिखाया था। वो वांग जी को रोक लिया था जिन यांग से मिलने के लिए, पर विंग का इरादा ये नहीं था। वांग जी से मिलने से पहले विंग का इरादा इतना था, वो बहला के फुसला के वो उस पर्सन को रूम के अंदर लेके जाएगा और सीधा गोली मारेगा और वो वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि विंग को इस सारा काम नहीं आता किसी को सीड्यूस करना। पर सामने वाला पर्सन अगर इतना हैंडसम और खूबसूरत हो तो किसी का भी नीयत बिगड़ सकता है, जैसे कि हमारे विंग का नीयत बिगड़ चुका था और वो दोनों बेड पर था, मतलब वो दोनों ही इस पल को जीना चाहता था। वांग जी पूरा विंग के ऊपर चढ़ गया था, वो विंग को किस कर रहा था, विंग की नेक पर किस कर रहा था। वो काफ़ी हॉट मोमेंट तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहा था। जब विंग और वांग जी इंटीमेट हो रहा था, वांग जी इतना इंजॉय कर रहा था कि नीचे लेटा हुआ विंग कितना इंजॉय कर रही है वो शायद नहीं सोच रहा था, या फिर नहीं देख रहा था, या फिर उसे ये देखने में फुर्सत नहीं है, पर वो एक पर्सन को, उसकी बॉडी को इंजॉय कर रहा था। और विंग भी शायद काफ़ी हद तक इंजॉय की है। जब इंटीमेट सीन ख़त्म होता है, सुबह के 5 बज रहे थे, विंग की बाहों में वांग जी लेटा हुआ था। अचानक ही वांग जी की नींद खुलता है और वांग जी नींद खुलती देखता है कि वो किसी पर्सन के ऊपर है। और वांग जी को तब रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर जिन यांग को ढूंढने आया था, वो अपनी मंजिल से भटक गया था और शायद एक पर्सन यही चाहता था कि वो अपनी मंजिल से भटक जाए और वो जिन यांग से ना मिले। इसलिए वांग जी को विंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, पर उससे ज़्यादा उसे विंग पर गुस्सा आ रहा था। विंग की भी आंखें खोलता है, वो आंखें खुलते ही वो उठ के बैठता है और वांग जी भी बेड पर बैठा होता। विंग तुरंत ही वांग जी की गाल पर हाथ रखते कहता है, तुम उठ गए। विंग की नज़रों में एक प्यार था, वो अपनी प्यार भरी नज़रों से वो वांग जी को देख रहा था। शायद विंग को इस इंसान से प्यार हो गया था, पर वांग जी को नहीं। वांग जी बस विंग को गुस्से से देख रहा था। जैसे विंग की हाथ बढ़ रहा था वांग जी के चिक्स की तरफ, तब वांग जी तुरंत ही गुस्से से विंग की हाथ को हटा देता और कहता, मुझे टच मत करना। विंग कहता है, क्या हुआ तुम्हें। वांग जी कहता है, मुझे टच मत करना। आखिर तुमने वही कर दिखाया ना जो तुम चाहते थे। तुम चाहते थे मैं जिन यांग से ना मिलूँ। तब विंग कहते हैं, हाँ मैं चाहती हूँ तुम जिन यांग से ना मिलो। वांग जी कहता है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या पता है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ। उससे मिलना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, पर तुमने मुझे अपनी मंजिल से भटका दिया है। विंग तुरंत ही उठ के खड़ा होता है और कहता है, देखो तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। तब वांग जी कहता है, तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या भलाई है, और तुम मेरे बारे में कितना ही जानते हो, फिर भी तुम मेरे साथ बहुत बुरा किया है। विंग कहता, ठीक है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारी परेशानी नहीं जानता, पर तुम मुझे बता तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। वांग जी गुस्से से बेड से नीचे उतरता है और वो अपने कपड़े को पहनने लगता है। विंग परेशान होकर वो वांग जी के सामने आता है और कहता है, तुम मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं तुम्हारा हेल्प करना। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, मेरे से दूर रहो,
मेरे करीब मत आना, मुझसे बात मत करना, आज के बाद तुम अपना शक्ल मुझे मत दिखाना। विंग कहता है ऐसे क्यों बात कर रही हो, हम दोस्त बन सकते हैं। कहता है तुम्हारे जैसे इंसान दोस्त बनने के लायक नहीं है। विंग को गुस्सा आता है। विंग गुस्से से कहता है तुम मुझे जानते ही कितना हो जो तुम मुझे इस तरह बात कर रही हो। वांग जी कहता है तुम्हें जानने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि तुम मुझे नहीं जानते, पर तुम्हारी हरकत कल बता दिया है कि तुम्हारा करेक्टर कैसा है। तब विंग कहता है अरे वाह, जैसे कि तुम्हारी करेक्टर बहुत अच्छा है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ सो गया था, तुम भी तो मेरे साथ सो गए थे ना, वैसे तुम हर किसी के साथ ऐसे सो जाते हो ना। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वांग जी तुरंत ही वो विंग के ऊपर हाथ उठाने वाला था, मतलब विंग को थप्पड़ मारने ही वाला था, पर वो थप्पड़ नहीं मारता। वो अपने हाथ को रोक लेता है, ये सोच के गलती उसका भी है, गलती उसने भी की है, चाहे सीरियस जिसने भी किया हो। वांग जी अपनी जो हाथ उठाया था उसको मुट्ठी बनाते हुए विंग की तरफ फिंगर करते हुए कहता है मुझे तुमसे नफरत है, आज के बाद तुम अपना शक्ल मुझे मत दिखाना, मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। विंग कहता है ओह सीरियसली, तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, तुम मुझसे नफरत करोगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझसे नफरत करोगे। वांग जी कहता है हिम्मत की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुमसे नफरत कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, अब तुम क्या करोगी बताओ। विंग तुरंत ही अपनी गन निकालता है और कहता है मैं क्या करूँगी, तुम्हें मारने की मेरे पास ऑर्डर है, और मैं बस अब तक इसलिए तुम्हें गोली नहीं मारा क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता था, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था। अगर ये कहूँ कि सीधे शब्दों में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था तो ये गलत नहीं होगा। आज रात के बाद ऐसे कई रात होगा जो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, पर शायद तुम इस लायक नहीं हो। विंग तुरंत ही वो वांग जी को गोली मारता है, वो भी उसके हैंड पर, क्योंकि विंग एक गन स्पॉट था तो विंग को पता है कहाँ पर गोली मारने में कितना चोट लगेगा, और विंग बहुत गुस्सैल है। विंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। विंग ये सुन के गुस्सा हो गया था कि वो सिर्फ उसे नफरत करेगा, जिस इंसान को वो पाना चाहता है वो सिर्फ उससे नफरत करेगा, वो उसका नफरत नहीं सह पाएगा। ये सोच के विंग ने वांग जी को गोली मार दिया था, और यही पे इन दोनों का फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वांग जी कहता है आज भी मैं तुमसे उतना ही नफरत करता हूँ जितना उस दिन किया था। विंग कहता है तुम मुझसे नफरत करोगे, नफरत। वांग जी कहता है हाँ सिर्फ नफरत, मैं तुम्हें प्यार कभी नहीं कर सकता। विंग तुरंत ही वो वांग जी के बाल को मुट्ठी में पकड़ के खींचता है और उसे करीब लेकर आता है और कहता है तुम मुझसे नफरत करोगे, ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें नफरत करने नहीं दूंगा, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं रहा कि मैं तुम्हें नहीं देखा, कि मैंने तुमसे बात नहीं की, मैं अकेले में बात की है तुमसे, मैंने हर वक्त तुम्हें निहारा है, और तुम्हें नफरत करना है, प्यार करना है, जो भी करना है, जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कान खुल के सुन लो, तुम्हें मेरा बन के रहना पड़ेगा, अगर कोई भी तुम्हारे और मेरे बीच में आएगा वो जान से मारा जाएगा। वांग जी एक फेक स्माइल देते हुए कहता है हाँ जैसे कि मैं भी, तुम मुझे भी मार सकते हो, मुझे भी गोली मारने से तुम्हारा एक बार भी हाथ नहीं कांपेगा, इससे पहले भी तुमने ऐसी कोशिश की है मुझे जान से मारने की। विंग वांग जी के बालों को छोड़ता है और कहता है तुम्हें जान से मारने की, तुम्हें पता है मैं गन चलाने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है कहाँ गोली मारने पर इंसानों को कितना तकलीफ़ होगा, अगर तुम्हें जान से ही मारना होता तो मैं तुम्हारी। ऐसा बोल के विंग वांग जी के चेस्ट पर हाथ को ठोकते हुए कहता है मैं यहाँ पर गोली मारता जहाँ पर तुम्हारा दिल धड़क रही है, तो तुम कुछ सेकंड में मारे जाते, पर मैंने कहाँ मारा, मैंने एक ऐसी जगह पर मारा कि तुम जब तक मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ तुम मुझे भूल न सको, तुम्हें ये गोली याद दिलाता रहेगा कि तुम्हें कौन मारा था और किस लिए मारा था, बस इसलिए मारा था कि तुमने कहा था कि तुम मुझे नफ़रत करोगे, तो तुम्हें नफ़रत याद रहना चाहिए कि किसी को नफ़रत करने का नतीजा क्या होता है। तुम ये पागलबंदी भी कह सकते हो, ये गलत नहीं होगा कि मेरे अंदर एक पागलबंदी है, पर हाँ तुम्हें पाने की एक पागलबंदी मेरे अंदर ज़रूर है, तुम कोशिश करके देख लो, मैं मर सकता हूँ पर तुम्हें पाने की जो पागलबंदी है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इतना बोल के जब विंग उठ के जा रहा था, विंग 2 कदम चल के आगे बढ़ गया था, तब वांग जी स्माइल करते हुए कहता है वैसे तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है, जो तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
तब विंग की कदम रुक जाता है और वो फिर से वांग जी के पास आता है। वांग जी के सामने फिर से घुटनों पर बैठता है और वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है, प्यार का मतलब लव इज़ मेंटल इशू। और मैं पहले नॉर्मल इंसान था, अब मैं क्रेजी बन चुका हूँ। इसका मतलब तुम समझ रही हो, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए एक बीमार इंसान बन चुका हूँ। आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो, आखिर तुम में है क्या जो एक रात में मैं इतना पागल बन गया। मैं कुछ नहीं दिखता मेरे सामने। मैंने अपने बॉस तक को छोड़ दिया क्योंकि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा था। मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं बस तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम मुझे बोल रही हो कि प्यार का मतलब क्या है। दुनिया के लिए प्यार का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो प्यार का मतलब यही है कि लव इज़ मेंटल इशू। प्यार में लोग पागल बन जाती है और मैं वो पागल हूँ। विंग की बात सुन के वांग जी हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो विंग की प्यार का मजाक उड़ा रहा था या फिर उसका इमोशन का मजाक उड़ा रहा था वांग जी की हंसी का देख के विंग कहता है, तुम्हें हंसी आ रही है। वांग जी कहता है, हंसू ना तो और क्या करूँ। विंग कहता है, हंसना बंद करो। वांग जी कहता है, क्यों? अगर मैं हंस रही तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। विंग कहता है, अगर हंसना बंद नहीं करे ना तो देखना। वांग जी कहता है, तुम क्या ही कर सकते हो मेरा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मेरे प्यार में पागल बन चुके हो, तुम जान से तो मुझे नहीं मारोगे। विंग कहता है, सही कहा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। ऐसा बोल के विंग तुरंत ही वो वांग जी को किस कर लेता है और वो किस बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था। और वांग जी अपनी हाथ को मुट्ठी बना लिया था कस के, क्योंकि वांग जी के हाथ बंद कर रखा गया था बेंच के साथ और वांग जी अपनी आंखें को बंद कर लिया और विंग काफ़ी अग्रेसिव होके वो वांग जी को किस कर रहा था, उसकी लिप को बाइट कर रहा था और किस एग्रेसिव के साथ साथ वो धीरे धीरे स्लो हो रहा था। उसमें विंग का इमोशन दिख रहा था और वांग जी को पता नहीं क्यों वांग जी की आंखों से 2 बूंद आंसू फिसल रहा था और विंग बस वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी को लिप को किस करते हुए विंग की जो आदत है वो वांग जी की शर्ट की 2 बॉटम्स ओपन करके उसकी नेक के अराउंड उसकी बॉडी सेंट को स्मेल करने लगता है, क्योंकि विंग को वांग जी की बॉडी सेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसकी बॉडी सेंट को स्मेल करते हुए कुछ टाइम अपने आप को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करते हुए वो वांग जी से पीछे हटता है और कहता है, मुझे चिढ़ाना मत और मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना नतीजा यही होगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बिना इजाज़त की मुझे तुम्हारे साथ एक कुछ करना पड़े। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी तभी अपनी आंखें ओपन करता है। वांग जी की आंखें रेड हो गया था, गुस्से से नहीं। वांग जी के अंदर भी एक इमोशन था उस रात की बात। वांग जी भी विंग को भूल नहीं पाया था, वो अक्सर विंग को याद करता है। वांग जी को भी ये बात समझ में नहीं आया था आखिर उसे उस पर्सन के साथ क्या कनेक्ट है जो उसे भूलने नहीं दे रहा। उसने तो उसे गोली मारा था ना, ऊपर से उसके ऊपर सीरियस भी किया था, सीरियस करके उसके साथ एक रात बिताया था। उसमें कोई अच्छा वाला क्वालिटी नहीं था, फिर भी उस पर्सन में ऐसा क्या था जो वांग जी की यादों में बस गया था। वो बस कई बार उसे ढूंढा था एक नज़र देखने के लिए और आज वो पर्सन उसके सामने था। जब विंग ने उसे किस किया था, वांग जी को विंग की किस का कोई गुस्सा नहीं था, उसे एक सेटिस्फाइड था। पता नहीं क्यों वांग जी को समझ में नहीं आया, उसकी आंखों में एक इमोशन सा आ गया था और वो आंसू बाहर आ गया था। क्या कोई तड़प था, मतलब कोई प्यासा था जिसे पानी मिला था, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। विंग के उस रूम से जाने के बाद वांग जी वहीं पर बेंच पर बैठा हुआ था। वो कुछ समझ में नहीं पा रहा था या फिर कुछ सोच उसकी काम नहीं आ रहा था। वो कुछ भी सोचे, वो फालतू में था, इसलिए वांग जी बस चुपचाप बैठा हुआ था, वो हैरान था। तभी आधे घंटे के बाद एक पर्सन उस रूम में फिर से एंट्री लेता है। वांग जी गुस्से से कहता है, तुम फिर से आ गए मुझे परेशान करने के लिए। पर उसकी आहट एक एक करके अंदर आ रहा था, पर उस रूम काफ़ी अंधेरा था, बस वांग जी की तरफ लाइट था। तभी वो पर्सन रूम को पूरा रोशनी कर देता है, मतलब उस रूम की लाइट्स को ऑन करता है। वांग जी रोशनी से पहले अपनी आंखें को बंद कर लेता है। फिर जब आंखें खोलता है, जो पर्सन उसके सामने खड़ा था, उस पर्सन को देख के वांग जी हैरान था। वांग जी शॉक्ड होते हुए वो उस पर्सन को कहता है, तुम? तभी वो पर्सन कहता है, हाँ मैं। वांग जी कहता है, न्यू हसन, इसका मतलब तुम विंग से मिले हुए थे। न्यू हसन कहते हैं, हाँ मैं विंग के लिए काम करता हूँ। वांग जी कहते हैं, तुमने भी मुझे धोखा दिया ना न्यू हसन। न्यू हसन कहता है, मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया, मैं तुम्हारी हेल्प की, तुम रास्ते पर बेसहारा होकर बैठे हुए थे,
मैं तुम्हें उठा के अपने घर लेकर गया, तुम्हें हेल्प किया, और तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। वांग जी कहता है तुम विंग के साथ मिले हुए हो और तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो और क्या किया। निहोसन कहता है देखो, मैंने धोखा दिया है, मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि विंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और विंग तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। जब तुम आधी रात को सड़क पर बैठे हुए थे तो विंग ने मुझे भेजा था तुम्हारे ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए या फिर तुम इस नए कंट्री में मुश्किल में ना पड़ जाओ, इसलिए बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारे ख्याल रखने के लिए वो मुझे यहाँ पर भेजा था। तुम अपनी कंट्री में, चाइना में तुम अपने घर में रहते हो तो उसे उतना फिक्र नहीं होता, तुम इस नई शहर में आए हो, यहाँ के लोग नए हैं, तुम समझ नहीं पाओगे कौन कैसा है, तुम अब आइडिया नहीं लगा सकते। बस तुम्हारे ख्याल रखने के लिए विंग ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है इन दिनों में? मैंने बस तुम्हारा हेल्प ही किया है ना। वांग जी कहते हैं पर तुमने तो मुझे विंग के साथ मिल जिन यांग से मिलने नहीं दिया। नियोसन हंसते हुए कहता है क्या तुम पागल हो? जिन यांग से मैं क्यों? जिन यांग से कब से तुम्हें विंग मिलने नहीं दे रहा? क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि विंग नहीं चाहता कि तुम जिन यांग से ना मिलो? वांग जी कहता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो विंग के साथ जिन यांग के साथ क्या कनेक्ट है? वो मुझे जिन यांग से मिलने क्यों नहीं दे रहा? नियोसन कहता है जितना मुझे परमिशन है मैं उतना ही तुम्हें बता सकता हूँ। जिन यांग से विंग तुम्हें मिलने नहीं देना चाहता, इसलिए जब भी तुम जिन यांग के पास पहुँच जाते हो, बस मिलने वाले होते हो, विंग जिन यांग को वहाँ से हटा देता है। वो नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। दूसरी बात, तुम जो यहाँ पर आए हो ना, तुम खुद नहीं आए, तुम्हें यहाँ पर लाया गया। विंग तुम्हें यहाँ पर लाया है तुम पर नज़र रखने के लिए। ये सुन के वांग जी शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहता है क्या मुझे यहाँ पर विंग आने के लिए मजबूर किया है? और विंग को ये भी बताया कि तुम उसका पीछा करते हो यहाँ तक आओगे, और अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो जैसे कि मेरे जैसे कई उसका काम करने वाला इंसान है, तो कोई ना कोई तुम पर नज़र रख लेगा, तुम्हारी ख्याल कर लेगा, इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। कैसा लगा उसका आइडिया? अब भी तुम कहोगे कि वो तुमसे प्यार नहीं करता? वांग जी कहता है नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता और ना तो मैं उससे प्यार करता हूँ। बस मुझे इतना जानना है कि विंग जिन यांग से मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहा, उसकी जिन यांग के साथ क्या कनेक्ट है। नियोसन कहता है बस इतनी सी बात है, इससे अगर कोई और भी सवाल हो, कोई और भी क्वेश्चन हो, तुम हर वो सवाल उससे पूछ सकते हो। वो चुपचाप तुम्हारी एक एक सवाल का आंसर वो देता रहेगा। बस फ़र्क इतना है, उससे नफ़रत ना करके तुम उससे प्यार से बात करो। अगर तुम उसे जान जाओगे, पहचान जाओगे, तो तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। विंग बहुत अच्छा लड़का है। अगर तुम उससे प्यार करोगे, अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, उससे प्यार से बात करो, प्यार से समझाओ, तो देखना सारा सवाल का जवाब वो तुम्हें दे देगा। बस टेंशन मत लो, दिल पर हाथ रख लो और विंग के ऊपर भरोसा कर लो। इतना बोल के निहोसन उसकी हाथ जो बंधा हुआ था वो रस्सी खोल देता है और वो दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है अंदर आ जाओ। तभी घर का एक सर्वेंट वो अंदर आता है वांग जी के लिए खाना लेकर। उस खाने को वांग जी को देते हुए कहता है इसे खा लेना, विंग ने भेजा है, तुम्हें ताकत मिलेगा। इतना बोलकर निहोसन वहाँ से चला जाता है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, निहोसन की बात मान लेना चाहिए या फिर अपनी अक्कड़ में बैठना चाहिए। वांग जी अपनी खाने को देखता है, वो खाने भी लगता है। खाते हुए वो सोचता है आखिर मैं क्या करूं। वांग जी सोचता है क्या मैं अपनी भाई को एक बार कॉल कर लूं। फिर वांग जी सोचता है नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ टाइम और रुकना चाहिए, कुछ टाइम और रुक के देखना चाहिए, या तो फिर विंग को जानना चाहिए। वांग जी सोचता है जिन यांग को ढूंढने से पहले वो शायद विंग को जानने की कोशिश करे। शायद निहोसन ने सही कहा, अगर वो विंग को जानने की कोशिश करेगा या फिर विंग के मुताबिक वो चलेगा तो शायद विंग इसे कई सारे सवाल का जवाब वो दे सकता है। नेक्स्ट डे सुबह को हम दिखाते हैं जहाँ पर वांग जी की कॉल रिंग हो रहा था और वांग जी की नींद टूटता है। ये था सीजन ने कॉल किया था। जब वांग जी कॉल को उठाता है, सीजन कहता है वांग जी तुम कहाँ हो, सब कुछ ठीक तो है ना, और जो मैंने पैसे भेजा था क्या तुम्हें वो मिला? वांग जी कहता है मैंने चेक नहीं किया। सीजन कहता है ज़रा चेक कर लेना। वांग जी कहता है ठीक है। सीजन कहता है तुम ठीक तो है ना, तुम परेशान तो नहीं हो ना, नया शहर है। वांग जी को विंग की याद आता है। वांग जी विंग को याद करते हुए कहता है नहीं, यहाँ पर ख्याल रखने के लिए शायद बहुत सारे लोग हैं।
सीजन कहता है नए सायल में तुम्हें लोग कहाँ से मिल गया? वांग जी कहता है मिल गया, बस कुछ पुराने दुश्मन कह सकते हो या फिर दोस्त। सीजन कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना? तुम कोई परेशानी में तो नहीं हो ना? ऐसे कोई इंसान तो नहीं से मिले ना जो तुम्हारा दुश्मन है? वांग जी कहता है फिलहाल मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा दुश्मन है या फिर दोस्त है। तभी बीच में लानहुआ टपक जाता है। लानहुआ टपकते हुए कहता है अंकल अब कब तक आ रही हो? मुझे आपके साथ खूब सारा बातें करना है। तभी वांग जी कहता है बहुत जल्द वापस आ रही हो, तुम टेंशन मत लो। लानहुआ कहता है आपको पता है मॉम और डैड कितना झगड़ते हैं? वांग जी कहता है क्यों? तुम्हारी मॉम हमेशा मेरे भाई से झगड़ता क्यों है? ये बात वो इस बात को सुन लेता है और कहता है क्या मैं सीजन से झगड़ा करता हूँ? तुम्हारी सोच ऐसा है। वांग जी कहता है भाई क्या कॉल स्पीकर पर था? सीजन कहता है हाँ वांग जी। वांग जी कहता है भाई आपको पहले बोल देना चाहिए था कि कॉल स्पीकर पर है। मेंग्याओ कहता है क्यों तुम मुझसे डरते हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझसे डरते हो। तुम मुझसे क्यों? तुम तो किसी से नहीं डरते, तुम तो अपने फादर से भी नहीं डरते। जहाँ पर सीजन अपनी फादर से इतना ज़्यादा डरता है, तुम तो अपनी फादर से मुंह पर बात करते हो। वांग जी कहता है मैं डरता नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारे से झगड़ना नहीं चाहता। तुम हमेशा मेरे भाई से क्यों झगड़ते हो? अगर मैं ये बात कहूँ तो तुम फिर से मुझसे झगड़ने लग जाओगे। तो मेंग्याओ कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे भाई से झगड़ता हूँ, पर गलती तो वही करता है ना? वांग जी कहता है देखो मेंग्याओ, मैंने अपने भाई को कॉल किया था 2 से 3 बार, मेरे भाई ने कॉल उठाया नहीं। इसका मतलब तुम समझ रही हो मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? इसका मतलब बहुत सारा कॉल तुमने कट किया था। मेरा भाई मेरा कॉल कभी नहीं कट करता। तो अभी मेंग्याओ कहता है हाँ अगर तुम गलत टाइम पर कॉल करोगे तो मैं काट दूंगा ना। वांग जी कहता है गलत टाइम पर? एक गलत टाइम क्या होता है? मेंग्याओ थोड़ा सा साई फील करते हुए कहता है गलत टाइम? शादी हो जाने दो फिर समझ जाओगे गलत टाइम क्या होता है। वांग जी सोचता है सच में? क्या मैं सच में नॉनसेंस हूँ? ये सारे लोग क्या बातें करता है? वांग जी तुरंत वो गुस्सा होते हुए कॉल को कट कर देता है। तब विंग आ जाता है वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट लेके। विंग कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम भी झगड़ते हो किसी के साथ। मतलब ये कौन है जिसके साथ तुम झगड़ रही हो? वांग जी कहता है तुमसे मतलब? विंग कहता है मुझसे तो कोई मतलब नहीं है, मुझसे सिर्फ तुम्हारा ही मतलब है, बाकी मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। बस मेरा हस्बैंड किसी से झगड़ा करे और वो इंसान मुझे पता ना हो। वांग जी कहता है डोंट कॉल मी हस्बैंड। तुम हस्बैंड किसे बोल रही हो? विंग कहता है तुम्हें और किसे? तुम्हारे अलावा मैं किसी और को हस्बैंड नहीं कह सकता। वांग जी कहता है तुम ब्रेकफास्ट देने आई हो ना? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है एक काम करो, वहाँ पर साइड पे रख दो और यहाँ से निकल जाओ। विंग कहता है ये मेरा ही रूम है। वांग जी कहता है तो एक काम करो, मुझे निकाल दो इस रूम से या फिर तुम खुद निकल जाओ, 2 में से एक कर सकते हो तुम। विंग कहते ओके गुस्सा मत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं निकल सकता, मैं ही निकल जाता हूँ। ऐसा बोल के विंग रूम से निकल जाता है। विंग अपना मुंह फुलाते हुए बॉस रूम से बाहर जाता है। विंग मन में सोचता है मुझे लगा था ये इंसान मुझे झेलेगा, पर मुझे इस इंसान को झेलना है सीरियसली। ऐसा सोच के विंग अपनी हॉल की सोफे पर बैठ जाता है जो विंग का किंग सीट था। जब विंग वहाँ पर बैठता है तब लिटिल डॉन विंग के पास आता है और इधर वांग जी अपनी डोर को बंद करने जा रहा था, मतलब लॉक करने जा रहा था। तब वो विंग की बातें सुन लेता है। लिटिल डॉन कहता है बॉस सुबह सुबह ही आपका मुंह कैसे फूल गया? विंग कहता है मेरा मुंह इसलिए फूला हुआ है, मुझे लगा था कि वो इंसान मुझे झेलेगा, पर नहीं, मुझे उस इंसान को झेलना है। कितना रूड बातें करता है, इतना रूड बातें वो कैसे कर लेता है? तभी लिटिल डॉन कहता है जैसे आप करते हो। विंग कहता है मैं और रूड बातें तुम्हें लगता है? वो तो मुझे कभी कभार रूड बनना पड़ता है सामने वाले को देखकर, वरना मैं तो बहुत ही फ्रेंडली हूँ। तुम्हें पता है ना मैं कितना फ्रेंडली हूँ। लिटिल डॉन हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो कि आपसे एक दोस्त नहीं बनता, बस दुश्मन ही बनता है। विंग कहता है लिटिल डॉन तुम्हें नहीं पता, लोग मेरी कामयाबी से जलता है, मैं इतने कम टाइम में इतना कामयाब हूँ, उन लोगों को जलन होती है मेरी। बस इतनी बात है कि मेरा दोस्त नहीं मेरा दुश्मन बनता है। अब तुम खुद ही देख लो, तुम क्या मुझे छोड़ के किसी और को बॉस बनाना चाहोगे? लिटिल डॉन कहता है मरते दम तक नहीं, मैं आपको छोड़ के किसी और को बॉस नहीं मान सकता। वैसे बॉस मुझे एक बात कहना था। विंग कहता है हाँ बताओ। लिटिल डॉन कहता है पहले मैं समझता था कि आप उस इंसान के पीछे इतना पागल क्यों हो। विंग कहता है तो फिर अब क्या तुम्हें समझ में आ गया मैं क्यों पागल हूँ?
तो फिर मुझे भी बता दो, आखिर मैं उस इंसान के पीछे इतना क्यों पागल हूँ, मुझे भी समझ नहीं आता। लिटिल डॉन कहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत है और उसकी एटीट्यूड वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, मुझे तो पसंद आया। विंग तभी कहता है, हे लिटिल डॉन, उसकी तरफ मत देखो, वो मेरा है। लिटिल डॉन कहता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब वो आपको भाव नहीं दे रहा, मुझे वो कैसे ही भाव दे सकता है। वैसे भी मैं 1.5 फुट का हूँ, तो आपको लगता है वो मेरी तरफ देखेगा? अगर ऐसा है तो बोल दो, मैं थोड़ा चांस लगा के देख सकता हूँ। विंग तुरंत फिंगर दिखाते कहता है, मैं बॉर्न करते हुए कहता हूँ, मजाक में भी ऐसे मत बोलना, चांस मैं तो किसी को नज़र उठा के देखने भी नहीं दूंगा, वो सिर्फ मेरा है। इतना बात सुन के वांगजी अपनी रूम को लॉक कर लेता है और सोचता है, सच में वो इंसान मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, पर क्यों? ये सवाल तो मेरे लिए भी है, आखिर वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है। वांगजी अपनी बेड पर बैठ जाता है और वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांगजी जब ब्रेकफास्ट कर रहा था उसे कल की बातें याद आ रहा था, जब विंग की आंखों में गुस्सा, नफरत, प्यार सब कुछ था, एक इमोशन भी था। उसकी आंखें रेड और आंखें नम था और गुस्से से वो वांगजी को देखकर ये कह रहा था कि लव इज़ मेंटल इशू। वांगजी सोचता है, क्या सच में लव इज़ मेंटल इशू? वांगजी को वो बात भी याद आता है जब विंग ये कह रहा था, पहले वो नॉर्मल इंसान था, जब वो उससे मिला, उसे देखा, वो बिल्कुल पागल बन चुका है, वो उसके लिए क्रेजी है। वांगजी ये सारी बातें सोचकर वो स्माइल कर रहा था। विंग की हर एक कही हुई बातें उसे एक एक बातें उसे याद दिला और वो सारी यादें वांगजी को हंसने के लिए मजबूर कर रहा था। वांगजी के फेस पर एक स्माइल था, पर तुरंत ही वांगजी रियलाइज़ करता है कि वो अपनी मंजिल से फिर से भटक रही है इस विंग की वजह से। वांगजी सोचता है, नहीं, मैं विंग के चंगुल में नहीं फंस सकता, मैं ऐसे अपनी मंजिल से भटक नहीं सकता। मेरे ख्याल से नियो सर ने जो आइडिया मुझे दिया है, मुझे वही अपनाना पड़ेगा। मुझे विंग को प्यार दिखाना पड़ेगा, उसे प्यार दिखाते उसे सब कुछ सच्चाई बताना पड़ेगा। अगर मैं रूडली पूछा तो शायद वो नहीं बताएगा। आज वांगजी बिल्कुल तैयार था वो विंग से बात करने के लिए। वो चाहता था कि वो विंग से अच्छे से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, या फिर वो विंग का ही टेक्निक अपनाएगा, विंग को सीड्यूस करके उसे सारा सच निकाल लेगा। पर आज विंग कुछ काम से शायद बिजी था। वैसे भी निहोसन ने बोला था कि विंग इस टाइम बिजी चल रही है और वांगजी बस विंग का ही इंतज़ार करता है। आखिर में रात हो जाता है। जब रात होता है तब वांगजी बेड पर बैठा हुआ था वो विंग के इंतज़ार में। जैसे विंग अंदर आता है, लाइट्स को ऑन करता है। विंग कहता है, तुम अभी तक सोए नहीं? वांगजी तुरंत ही बेड से उठ के वो विंग के पास आता है। वो विंग के एकदम इतना करीब आता है कि विंग को ना चाहते हुए भी अपने कदमों को पीछे लेना पड़ता है और वांगजी विंग को दरवाजे में ही पिन कर देता है। वांगजी कहता है, इतने टाइम से तुम कहाँ थे? वांगजी के देखने का तरीका कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था कि ये अंदर ही अंदर वो विंग को खा रही है, जैसे कि उसकी आंखें ही उसे सड्यूस कर रही है। विंग तुरंत ही नर्वस हो जाता है वांगजी के ऐसे रिएक्शन से। वांगजी के इस रिएक्शन से विंग बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया था। तभी विंग कहता है, मैं काम से बिजी था। वांगजी कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। आने में इतना टाइम क्यों लगा थी? विंग वांगजी की आंखों में देख रहा था और वांगजी एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं घुमाया था। वो बस विंग की आंखों में देख के सारी बातें कर रहा था। जब विंग ऐसे चुपचाप था, वांगजी फिर से पूछता है, तुमने आने में लेट क्यों कर दी? जब विंग ऐसे ही साइलेंस था, विंग बस वांगजी की आंखों में देख रहा था और वांगजी फिर से विंग की आंखों में देखते हुए पूछता है, तुम इतना लेट क्यों कर दी? विंग धीरे धीरे अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर रख लेता है। विंग अपने दिल को संभाल रहा था। वांगजी कहता है, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? विंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो मैं मर जाऊँगा। वांगजी कहता है, बस देखने से तुम मर जाओगे? मैं तो इससे आगे जाने के बारे में सोच रहा था। लगता है मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। इतना बोल के वांगजी विंग की साइड से हट जाता है और वो अपनी कुछ काम करने लगता है। विंग धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे आता है। वांगजी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना डर जाओगे मेरे करीब आने से। विंग कहता है, फर्स्ट टाइम था ना कि तुम खुद चलकर मेरे पास आए थे, इसलिए अगर तुम ऐसी मुझे आदत दिला दोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। वांगजी कहता है, खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विंग कहता है, मुझे पता है तुम्हारे करीब आने का कोई ना कोई तो मतलब ज़रूर होगा। वांगजी कहता है, अरे वाह, तुम तो मुझे अच्छे से जानने लगे। विंग कहता है, इस लानमांग जी को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, मतलब मैं सालों से जानता हूँ।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। अगर तुम खुद चल के मेरे करीब आ रही हो तो इसके पीछे कोई ना कोई मतलब तो ज़रूर है। और तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है जिन यांग। तुम जिन यांग से मिलना चाहते हो और मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा, चाहे तुम कितना भी मेरे करीब आकर मेरे साथ बात करो, मुझसे प्यार करो। वांग जी कहता है, अगर मैं तुमसे प्यार से पूछूं और अच्छे से पूछूं या फिर एक दोस्त समझ के पूछूं, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर बात क्या है? तुम मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे? मैं तुमसे अच्छे से पूछ रहा हूँ। तब विंग कहता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? क्या तुम सच में मेरे ऊपर भरोसा कर पाओगे जो मैं तुम्हें कहूँगा? वांग जी कहता है, इतना भरोसा तो शायद मुझे करना ही पड़ेगा, आखिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। विंग कहता है, ठीक है फिर, अगर तुम सुनना चाहते हो तो पहले मुझे कुछ चाहिए। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? विंग कहता है, एक किस चाहिए, क्या तुम मुझे एक किस करोगे? वांग जी विंग की फेस को देखने लगता है। वांग जी मन में सोचता है इसका कुछ नहीं होगा। ऐसा सोच के वांग जी विंग के पास आता है, पर विंग कहता है, रुको, मुझे नहीं चाहिए। वांग जी कहता है, अभी तो तुमने मांगा ना। विंग कहता है, मुझे तुम्हारा किस नहीं चाहिए, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी बिना मर्जी की मुझे तुमसे लेना होगा तो मैं खुद ले लूँगा, मैं तुमसे मांगूंगा नहीं। तभी वांग जी कहता है, ये भी सही है, जैसे कि तुमने कल बिना मांगे ही मुझसे ले ली। विंग कहता है, हाँ, अगर तुम्हारी बिना मर्जी की मुझे लेना है तो मैं खुद ले लूँगा, तुमसे मैं मांगूंगा नहीं। बस तुम मुझे ये कह दो, क्या तुम मुझे दोस्त मानोगे या फिर मेरे साथ एक रिश्ता रखोगे? वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए सीरियसली कहता है, मैं कोशिश करूँगा। विंग कहता है, कोशिश करोगे? कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी है। और एक सवाल। वांग जी कहते हैं, और एक सवाल। विंग कहता है, उस रात के बाद तुम्हें कभी भी वो रात याद आया था या फिर मैं याद आया था? वांग जी बस विंग की आंखों में देखता है। वांग जी ये बात कैसे कहे कि उसे भी पता नहीं है कि उस रात के बाद वो उसे भूल नहीं पाया था। ऐसे एक भी दिन नहीं था जिस दिन वो याद नहीं आया था। फिर भी वांग जी विंग को कह देता है, नहीं, मैं उसे बुरा सपना समझ के भूल गया था। विंग कहता है, बुरा सपना? वांग जी की बातों से विंग थोड़ा सा अपसेट हो गया था। विंग की अपसेटनेस को देख के वांग जी कहते हैं, एक बात पूछो, क्या मुझे हक है? विंग कहते हैं, हाँ ज़रूर पूछो। वांग जी कहता है, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, क्या तुम ऐसे ही किसी के साथ बेड शेयर करते हो, उसके साथ रात गुजारते हो? विंग कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? वांग जी कहता है, जैसे कि उस रात तुम मुझे नहीं जानते थे, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान था, फिर भी तुम मेरे करीब आए थे, मुझे फोर्स किया कि मैं तुम्हें प्यार करूं। क्या तुम ऐसे ही करते हो, और कितनों के साथ किया था? विंग कहता है, क्या तुम भी ऐसे थे? अगर कोई तुम्हें सीड्यूस करे, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे, तुम उसके साथ एक ही बिस्तर में लेट जाते हो? वांग जी गुस्से से विंग की तरफ आगे बढ़ता है। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हुए अपनी एक कदमों को पीछे लेता है और कहता है, सवाल तो सेम है ना, जो तुमने पूछा वही मैं पूछा, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रही है? अगर तुम्हें भी इतना गुस्सा आ रही है तो मुझे भी गुस्सा आ रही है। विंग कहता है, चलो छोड़ो, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें सच्चाई बता देना चाहिए। तो पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? वांग जी कहता है, मुझे ये पूछना है, जिन यांग की और मैन यांग की क्या रिश्ता है? दूसरी बात, तुम मुझे जिन यांग से मिलने क्यों नहीं दे रहे? विंग कहता है, पहले क्वेश्चन ये है, जिन यांग और मैन यांग, ये इन दोनों का क्या रिश्ता है? इन दोनों का रिश्ता ये है कि जिन यांग मैन यांग से प्यार करता था, और इन दोनों के बीच में प्यार है या फिर अटैचमेंट है मुझे नहीं पता, बस इन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है, और ये दोनों शादीशुदा नहीं है, पर फिर भी इन दोनों का एक बेबी है। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, इन दोनों का एक बेबी है। जिन यांग मैन यांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो मैन यांग से ना पूछे बगैर, मतलब उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी बेबी को अपने पेट में कैरी किया था और एक बेबी को जन्म दिया था। जो बात मैन यांग को भी पता नहीं था, जब वो बेबी जन्म ले लिया था, कम से कम वो 5 साल का हो गया था, तब जाके मैन यांग को पता चला कि उसकी और जिन यांग की एक बेबी है। दूसरा सवाल, मैं तुम्हें जिन यांग से क्यों नहीं मिलने दे रहा? क्योंकि अगर तुम जिन यांग से मिलने जाओगे तो तुम मारे जाओगे। वहाँ पर
कोई तैयार है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें जान से मार देगा, जैसे मुझे भेजा गया था तुम्हें जान से मारने के लिए। वांग जी कहते हैं क्या, ये तुम क्या बोल रही हो? विंग कहता है उस रात जो मैं तुमसे मिलने गया था, मुझे ऑर्डर किया गया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, और तुम्हें रूम के अंदर ले जाने के लिए और जान से मारने के लिए मुझे तुम्हें सीड्यूस करना था। बात इतना था, पर उस रात मैं तुम्हें जान से नहीं मार पाया। वांग जी कहता है तो तुम्हें ये ऑर्डर दिया गया था कि तुम मुझे जान से मार दोगे, पर तुम मुझे जान से नहीं मार पाए, पर क्यों? विंग तभी क्वेश्चन लुक से वो वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्यों? क्या कितनी बार बोलूँ मैं इस बात को? तो वांग जी कहते हैं तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? विंग कहता है अब मैं थक चुका हूँ, एक ही बात कहते कहते अब मैं बताने नहीं चाहता। खैर छोड़ो, उस रात जो हुआ था तुम्हें पता है। उस रात मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता है एक इंसान को कहाँ पर गोली मारने से वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है। मैं जानबूझ के एक ऐसी जगह पर गोली मारा था, मुझे पता था तुम्हें तकलीफ होगा पर तुम बच जाओगे। वांग जी कहता है ठीक है, ये सवाल मैं बाद में पूछ लूँगा, पहले तुम ये बताओ मेनियांग क्यों नहीं चाहता कि मैं जिनयांग से मिलूँ? तब विंग कहता है क्योंकि उसका पर्दाफाश हो जाएगा। वांग जी कहता है उसका पर्दाफाश हो जाएगा, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस जिनयांग से ये पूछना है कि मेरी माँ कहाँ है। विंग कहता है वांग जी तुम अच्छे से सुनने की कोशिश करो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें क्लियर करके बताता हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है जिनयांग को पता है, और जिनयांग को ऐसी कई सारा सच्चाई पता है। तुम उस माँ के बेटे हो जो बहुत ज़्यादा बहादुर और साहसी है। तुम्हारी माँ एक ऐसी लेडी है तुम खुद नहीं जानते, और मेनियांग को इस बात का डर है अगर तुम्हें सारा सच्चाई पता चल जाएगा मेनियांग के बारे में, शायद तुम उसे पुलिस में अरेस्ट करवा दोगे या फिर उसके पर्दे को फांस कर दोगे, और वो नहीं चाहता कि तुम जिनयांग से मिलो। अगर तुम जिनयांग से मिलने जाओगे तो वो तुम्हें गोली मार देगा। अब तुम ये क्वेश्चन मुझसे मत करना कि उसकी ऐसी कौन सी काली करतूतें हैं, जैसे कि उनकी काली धंधा है, इल्लीगल काम है। उसके साथ मैं भी ज्वाइन था, अब मैं नहीं हूँ उसके साथ। मैं इल्लीगल काम करना छोड़ दिया है, और इसका वजह भी तुम ही हो। मुझे एक अच्छे इंसान बन के तुम्हारे साथ जीना है। और एक बात, उसके जो काले करतूतें हैं वो ये है कि वो लड़कियों का धंधा करता है। मतलब कुछ लड़कियां ऐसा भी है जो खुद से वो करता है, कुछ लड़कियां ऐसा है कि उसे झूठ बोल के पढ़ाई वगैरह कुछ ना कुछ बहला फुसला के उस जगह तक लेकर जाता है जो काम वो करना नहीं चाहता, फिर भी वो उसे काम करना पड़ता है। कुछ मजबूरियाँ होता है, कुछ लोगों को मजबूर किया जाता है। और सबसे बुरी बात ये है कि 10 से 15 साल की लड़की जो बच्ची है उनको भी नहीं छोड़ता। मुझे उनका इल्लीगल सारा गन्स वगैरह सब कुछ काम पता था, पर मुझे ये काम नहीं पता था। जब मैं तुम्हें मारने के लिए वहाँ पर गया था तब मुझे नहीं पता था आखिर जिनयांग के साथ तुम्हारा क्या बात है। जब मैं उस बार पर गया था तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें जान से मारने के लिए, तब मुझे लगा था कि गन्स वगैरह ड्रग्स वगैरह जो भी इल्लीगल काम है तुम उनसे जुड़े हुए कोई एक मोहरा हो, पर मुझे पता चला कि जिनयांग के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन है। मैंने पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। बाद में ये सारी जानकारी मैंने निकाला कि तुम एक लड़की के पीछे पड़ी हो, और वो भी इसलिए क्योंकि उस लड़की के पास तुम्हारी माँ की इन्फॉर्मेशन है, बस इसलिए तुम उसके पीछे भाग रही हो। और दूसरी बात, मुझे ये पता चला कि मेनियांग वो ऐसी गलत काम करता है जो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो वांग जी कहता है फिर भी मेरा और एक क्वेश्चन है, अगर वो इंसान इतना गंदा है तो वो मुझे अब तक ज़िंदा क्यों रखा है? वो बार बार मुझे छोड़ क्यों रही है? मतलब वो मुझे ऐसे भी मार सकता है ना, वो अब तक वेट क्यों कर रही है कि अगर मैं जिनयांग तक पहुंच जाऊं तो ही वो मुझे गोली मारेगा? तब विंग कहता है क्या तुम्हें सच में जानना है ये बात? वांग जी कहता है हाँ मुझे सच में जानना है। तब विंग कहता है क्योंकि मैंने उनसे वादा लिया है कि वो तुम्हें जान से नहीं मारेगा जब तक तुम जिनयांग तक नहीं पहुंचते, और उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं तुम्हें जिनयांग तक पहुंचने नहीं दूंगा। मुझे तुम्हें सेव करना है और उसे तुम्हें जान से मारना है। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें जिनयांग से मिलने नहीं दे रहा, क्योंकि अगर तुम बॉर्डर पार कर दे, लिमिट पार कर दे, तो वो गोली मार देगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊँगा। वांग जी कहता है
वो चाहे तो वो जिनयांग को भी मार सकता है, पर वो जिनयांग को नहीं मारा। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ ना कि मेनयांग के अंदर एक इंसानियत बाकी है, जिसकी वजह से वो जिनयांग को अभी भी जिंदा रखा है। विंग कहता है हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इंसानियत उनमें बाकी है, जिसकी वजह से वो जिनयांग को जिंदा रखा है, क्योंकि उन्हें पता है जिनयांग उनके काले करतूतों को फांस कर सकता है, उनकी पर्दे को फांस कर सकता है, फिर भी वो उसे ज़िंदा रखा है। वांगजी कहता है ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं उलझ चुकी हूँ इस चीज़ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग कहते हैं कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम जिनयांग का पीछा छोड़ दो। वांगजी कहता बिल्कुल नहीं, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकता, चाहे वो जान से मार दे। विंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है क्यों जिद पर अड़ी हुई हो, मैं कब से तुम्हें सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। वांगजी कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रही हो, मुझे बस अपनी माँ से मिलना है, मुझे उन्हें देखना है और मेरी माँ का पता उनके पास है। वांगजी कहता है पर विंग, तुमने मेरी आंख को क्यों जान से नहीं मारा। और विंग कहता है मैंने क्यों नहीं मारा, मैं मजबूर हूँ। वांगजी कहता है कौन सी मजबूरी, तुम तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते ना, इसलिए तुमने काम छोड़ दिया। और मुझे जहाँ तक पता है तुम लोग जिस दुनिया से हो, ऐसे जान से मारना नॉर्मल बात है। विंग कहता है नहीं, मैं उतना बड़ा भी माफिया नहीं हूँ, मैं बस मेनियांग का ऑर्डर फॉलो करता था, छोटे मोटे मैं काम करता था, डिलीवर करता था, मैं कोई माफिया लीडर का गैंग वगैरह नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है पर फिर भी तुमने उसे छोड़ क्यों दिया, तुमने उसे जान से क्यों नहीं मारा, और उन दोनों का जो बेबी था वो कहाँ है। विंग कहता है मुझे समझ में आ चुका है, तुम ये बात क्यों पूछ रही हो। वांगजी कहता है हाँ तुम समझदार हो। विंग कहता है मेनयांग और जेनयांग उन दोनों का बेबी कोई और नहीं है, मैं हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो। विंग कहता है हाँ, मेनयांग और जेनयांग इन दोनों का बेबी मैं हूँ, जिसकी वजह से मेनयांग ना तो वो मुझे जान से मार रही है और ना तो मैं उसे जान से मार रही हूँ, बस हम दोनों के बीच यही रिश्ता है। मैं मेनयांग से नफरत कर सकता हूँ पर मैं उसे जान से नहीं मार सकता, और जेनयांग वो मेनयांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, भले मेनयांग उसे प्यार ना किया हो या फिर शादी ना किया हो, पर एक अटैचमेंट उन दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से मेनयांग जिनयांग को जिंदा रखा है। और अगर मैंने उसे मार दिया तो शायद मेरी माँ जिनयांग शायद वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, जब से मैंने तुमसे प्यार किया है तब से मुझे समझ आ चुका है कि प्यार इंसान को कुछ भी करवा सकता है और प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे कि बिना शादीशुदा की एक बेबी को जन्म देना और पूरी उम्र उसकी सरनेम को अपने नाम के साथ जोड़कर पूरी ज़िंदगी को बिता देना, ये कोई आम बात नहीं है। मेरी माँ का पूरा नेम है जिनयाओ जी। जब मेरी माँ को मेनयांग से प्यार हुआ तब मेरी माँ ने मेनयांग की सरनेम ले ली, जिनयांग। जब मैं 5 से 6 साल का हो गया था, मेरी माँ मुझे किसी अनाथ आश्रम में दे दिया था, क्योंकि मेरी माँ नहीं चाहता था उनकी जो बुरा साया है, बुरा असर है, वह मेरे ऊपर पड़े। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले उसकी माँ क्या काम करता है या फिर क्या करता है। मेरी माँ ने मुझे किसी अनाथ आश्रम में भेज दिया था और मैं ऐसे बड़ा हुआ हूँ। बाद में मुझे सारा कहानी पता चला कि आखिर बात क्या है। आखिर मैं तो किसी का नहीं हूँ, ना तो मेनयांग का हूँ ना तो जेनयांग का हूँ, मैं तो सिर्फ विंग हूँ। मेरा सरनेम तो कुछ अलग ही है, मेरा सरनेम सियान है, वी हुसियान, क्योंकि मैं जिस आश्रम में पली बड़ी हुई हूँ उस ऑनर का सरनेम सियान था। तो उस आश्रम में जितने भी सारे बेबी बड़े हुए थे वो सब के सब वो अपना खुद का बेबी मानता था, इसलिए उस आश्रम में जितने भी सारे बच्चे बड़े हुए हैं सबका सरनेम सियान है। क्या तुम्हें अब समझ में आया मैं मेनयांग को क्यों नहीं मार रहा और मेनयांग मुझे क्यों जान से नहीं मार रहा? ताकि जहाँ तक तुम्हें पता है मेनयांग को मुझसे जान से मार देना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसका दिया हुआ काम पूरा नहीं किया था। मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा था और अब तक मैं तुम्हें बचा रही हूँ, इसलिए कि मैं उसका खून हूँ। और मैं इसलिए नहीं जान क्योंकि मेरे रगों में उनका खून बह रही है, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान हो, फिर भी मैं उसे जान से नहीं मार सकता। और दूसरी वजह ये भी है कि मेरी माँ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं तो ना तो जिनयांग का बेटा बोलती हूँ ना तो मेनयांग का बेटा बोलती हूँ,
मुझे तो ऊपर वाले ने भेजा है, बस उन दोनों इंसान के ज़रिए से। मैं बस एक जरिया मानता हूँ इस दुनिया में आने के लिए। मेरे साथ इतना कुछ होते हुए भी मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे ऊपर वाले ने भेजा है। कौन क्या किया है, किसने क्या किया है, मैं ये सब नहीं सोचता। मैं इंसान हूँ, मुझे ऊपर वाले ने भेजा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिनियांग का पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अपनी माँ से मिलकर रहूँगा। तभी वांग जी कहता है, पर विंग, अगर तुम्हें सब कुछ पता है, अगर जिनियांग तुम्हारी माँ है तो तुम कभी न कभी तो उससे मिलते हो ना, तो क्या तुम अपनी माँ से पूछ कर नहीं बता सकते कि मेरी माँ कहाँ है? अगर तुम पूछ कर बता सकते हो तो मैं जिनियांग का पीछे छोड़ दूँगा, मैं उनसे नहीं मिलूँगा। तभी विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं पूछा? मैंने कई बार पूछा है। मैंने सोचा था मैं पूछ कर मैं तुम्हें एड्रेस बता दूँगा, जैसे मैं तुम्हें कॉल करके परेशान करता था। मैं तुम्हें बता सकता था ना कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो इस जगह पर है, पर मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो वांग जी कहते, पर क्यों? क्या उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है? तुम उनका बेटा हो। तो विंग कहता है, हाँ मैं उनका बेटा हूँ, पर मैं मेनियांग का भी बेटा हूँ। उन्हें लगता है कि मैं मेनियांग के साथ काम की है, तो ये मेनियांग का चाल है, बस तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए। मेरी माँ को ये लगता है कि मैं बस मेनियांग का दिया हुआ काम को फॉलो कर रही हूँ और मैं तुम्हारी माँ के एड्रेस पूछ के मैं मेनियांग को बता दूंगा और मेनियांग तुम्हारी माँ को जान से मार देगा। बस यही डर है कि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और उन्होंने नहीं बताया। अगर तुम जाकर पूछोगी तो शायद वो बता देगा, पर मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। तो वांग जी विंग के पास आता है और हाथ जोड़ते कहता, विंग, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे प्लीज़ एक बार मिलने दो तुम्हारी माँ से। मैं वादा कर रही हूँ, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे डैड क्या करता है, क्या काम करता है। तो विंग कहता है, वांग जी वो मेरा डैड नहीं है, तो प्लीज़ तुम मुझे उसे डैड मत बोलो। तो वांग जी कहता है, ठीक है, सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, तुम एक बार मुझे बस अपनी माँ से मिलवा दो, फिर मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई सच्चाई नहीं बताऊंगा कि मेनियांग क्या करता है क्या ना करता है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपनी माँ से मिलना है। विंग वांग जी की बात सुन के चुपचाप खड़ा था। वांग जी कहता, प्लीज़ विंग, मुझसे एक बार मिलने दो, मैं बस तुम्हारी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ विंग, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। विंग कहता है, पर वांग जी तुम जो मांग रही हो, तुम मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा। वांग जी कहते, पर विंग बस हम एक दिन के लिए मिले थे, एक रात के लिए, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो और तुम्हें इतना क्यों डर है मुझे खोने की? विंग कहता है, तुम नहीं समझो। वांग जी थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहता, ठीक है, मैं नहीं समझता हूँ तो ठीक है, मैं नहीं समझूंगा, पर अगर तुम अपनी माँ से मुझे नहीं मिल पा रही हो तो मैं खुद मिल लूँगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना तो कल ज़रूरत था ना तो आज है, क्योंकि मैं तुमसे एक ही चीज़ मांग रही हूँ, पर तुम मुझे वो नहीं दे सकते। विंग कहता है, वांग जी जिद छोड़ दो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों मना कर रही हूँ? वांग जी कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपनी माँ से मिलना है, बस मिलना है, किसी भी तरीके से मिलना है। विंग कहता है, ठीक है, मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं तुम्हें कल ले जाऊँगा मेरी माँ से मिलने के लिए। जैसे विंग ऐसी बातें कहता है, वांग जी तुरंत एकदम के लिए इतना खुश हो जाता है कि वो विंग को हक कर लेता है और विंग बस चुपचाप खड़ा रहता है। वांग जी कहते, थैंक यू विंग, तुमने मेरी बात को मान ली। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस चुपचाप था, विंग थोड़ा टेंस था। फिलहाल वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश था और वांग जी को उस रूम पर छोड़ के विंग उस रूम से बाहर आता है और वो परेशान होकर वो हॉल पर आके बैठ जाता है। न्योसन विंग के पास आता है और कहता है, आखिर वो तुम्हें मनवा ही लिया, वो जो करना चाहता है अब तुम्हें उसकी बात मानना ही पड़ेगा। विंग कहता है, तुमने मेरी सारी बात सुनी है? न्योसन कहता है, हाँ मैं सुनना तो नहीं चाहता, पर काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे तुमसे कुछ काम के लिए बुलाना था, जब मैं बुलाने जा ही रहा था तब बाहर सारी बातें सुनाई दे रहा था। विंग कहते हैं, हाँ ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात को मानना पड़ा। न्योसन कहता है, तो अब तुम क्या करोगे? विंग कहता है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, देखते हैं कल क्या होता है। हाँ बस कल थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना जब मैं माँ से मिलने जाऊँ। न्योसन कहता है,
ये तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इंसान छोड़ेगा वांग जी को। सुबह सुबह विंग हॉल रूम पर था और वांग जी को बुलाने के लिए निहोसन को भेजा गया था। वांग जी अभी तक सो रहा था और निहोसन वांग जी को उठा रहा था। वांग जी नींद से उठता है और कहता है, क्या हुआ निहोसन, सब ठीक तो है ना? तभी निहोसन कहता है, विंग तुम्हें बुलाया है। वांग जी कहता है, विंग मुझे बुलाया है? निहोसन कहता है, हाँ जल्दी चलो। वांग जी तुरंत ही निहोसन के साथ बाहर आता है। बाहर आते ही वो विंग को देखकर कहता है, विंग सब कुछ ठीक है? विंग कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है, बस तुम अपनी माँ से मिलना, और इसके लिए पहले तुम्हें मेरी माँ से मिलना पड़ेगा, तो इसलिए तुम मेरा प्लान सुन लो, अच्छे से प्लान को समझ लेना कि हम कैसे जाएंगे। मेरी माँ जिस रूम में कैद है उस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उनसे बात करना आसान नहीं होगा। अगर मैंने यांग देख लिया ना तुम्हें, वो तुरंत ही तुम्हें गोली मार दे, और वो हमेशा मेरी माँ के ऊपर नज़र रखता है, तो तुम समझ रही हो कितना डिफ़िकल्ट होगा। विंग कहता है, तो फिर तुम एक्साइटेड हो अपनी मदर इन लॉ से मिलने के लिए? तब वांग जी हैरानी से विंग की फेस को देखने लगता है। विंग की फेस को देखने के बाद उसके बाद वांग जी सबकी फेस को देखने लगता है, और इधर लिटिल डॉन और निहोसन हंस रहा था विंग की इस बातों से। विंग रूडली कहता है, अब मजाक बंद करो, मेरे प्लान को अच्छे से सुन लो। विंग वहाँ पर सबको अपना प्लान बता देता है कि वो वहाँ तक कैसे घुसेगा। मतलब नाइट लॉस बार, वहाँ तक जाना तो ठीक है, पर उस रूम में जाना इतना भी आसान नहीं था जिस रूम पर जिन यांग रहता था। मेन यांग जिन यांग को जिंदा भी रखना चाहता है और वो अपनी काली करतूतों को छुपाना भी चाहता है, इसलिए मेन यांग हमेशा जिन यांग को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देता। फिलहाल रात का टाइम था और विंग अपने प्लान के मुताबिक वो सबको लेकर वो नाइट लॉस बार के अंदर घुसता है। जब विंग बार के अंदर जा रहा था तब गार्ड उसे रोकता है। विंग अपना फेस दिखाता है तो गार्ड उसे छोड़ देता है, क्योंकि विंग अक्सर वो अपनी माँ से मिलने आता है, क्योंकि विंग मैंने से साफ साफ कह दिया था वो उसका माँ है, वो कभी भी मिलने आ सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। और जैसे कि विंग के साथ विंग की कई सारे दोस्त है जो विंग के साथ ही रहता है, तो उन लोगों को भी वो छोड़ देता है विंग के साथ। और इतने साल से विंग अपनी माँ से मिल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, इसलिए मेन यांग को विंग के ऊपर पूरा भरोसा है। और मेन यांग चाहे या फिर ना चाहे, दिल से वो विंग को अपना बेटा मानता है, तो चाह के भी वो विंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और विंग के सारे दोस्त के साथ वांग जी भी था, ये बात कोई नोटिस नहीं किया था कि आज एक एक्स्ट्रा पर्सन है। वांग जी भी विंग की तरह काले कपड़ों में काली कैप और एक मास्क भी पहना हुआ था, जिसकी वजह से वांग जी को कोई पहचान नहीं पाता। सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहा था, नाइट लॉस की जो चमक था वो एंजॉय कर रहा था, और विंग अपनी माँ से मिलने गया था रूम के अंदर। विंग को हमेशा इजाज़त है कि वो अपनी माँ से मिल सके। जैसे विंग उस रूम के अंदर जाता है तब जिन यांग वो बैठा हुआ था शांत। तभी विंग अपनी माँ से मिलता है, उससे कडल करता है और उसकी फोrehead पर किस करता और कहता है, माँ अब कैसे हो? तभी जिन यांग कहता है, तुम इतने दिन बाद मुझसे मिलने आए, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आता? तभी विंग कहता है, मैं आपसे इसलिए मिलने नहीं आता, आप यहाँ पर इतनी तकलीफ़ में रहते हो, मुझे ये देखना पसंद नहीं है, और आपको ही पता है मेन यांग आपको नहीं छोड़ेगा, आपको यहाँ पर कैद करके रखेगा, और शायद आप भी यहाँ से जाना नहीं चाहते। तभी जिन यांग कहता है, तुम सही समझो, मैं भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। विंग कहता, आप उनसे इतना प्यार क्यों करते हो? उन्होंने तो आपसे शादी भी नहीं की। तभी जिन यांग कहता है, विंग पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठ गए? तुम मुझसे मिलने आई हो, मुझसे बात करो। तभी विंग कहता है, ओके ठीक है। ऐसा बोल के विंग काफ़ी देर तक वो अपनी माँ से बात करता है। एक टाइम पर विंग कहता है, माँ क्या ये कैमरा अभी भी ऑन है? तभी जिन यांग कहता है, हाँ। तो विंग कहता है, क्या आपने नोटिस नहीं की कैमरे की ऊपर की तरफ कुछ है? तभी जिन यांग कहता है, क्या है कैमरे के ऊपर की तरफ? विंग कहता है, ओके ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ऐसा बोल के विंग कैमरे को देखने लगता है। जब विंग ऐसे कैमरे को देख रहा था तब विंग ने एक निहोसन को मिस कॉल दे दिया था, एक सिग्नल था। जैसे ही निहोसन को सिग्नल मिलता है वो वांग जी को जिन यांग के रूम पर भेज देता है, और विंग की कैमरे के सामने आने की वजह से विंग के चेहरे ने पूरे रूम को गार्ड कर दिया था, इसलिए पूरे रूम नहीं दिख रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि विंग कैमरे के ऊपर कुछ कर रही है या फिर कुछ ढूंढ रही है या तो साफ़ सफाई कर रही है। और वांग जी इस बीच वो
रूम के अंदर घुस के वो सीधा वॉशरूम तक चला जाता है, क्योंकि वॉशरूम पर कैमरा नहीं होता, वो वहाँ पर सेफली बात कर सकता है। पर जिन यांग कुछ समझ में नहीं आया था आखिर हुआ क्या है। जिन यांग इससे पहले कुछ कहता, विंग तुरंत ही वो कैमरे से अपने चेहरे को हटा के अपनी माँ को इशारा कर देता है चुप करने के लिए। विंग तुरंत ही कैमरे से हट जाता है और वो अपनी माँ को वॉशरूम पर जाने के लिए इशारा करता है। जिनयांग को समझ में नहीं आता आखिर विंग उसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, पर इतना तो जिनयांग समझ गया था कि वो उसे वॉशरूम पर भेज रही है। जैसे जिनयांग वॉशरूम के अंदर जाता है, वहाँ पर वांगजी ऑलरेडी जिनयांग के लिए खड़ा था। जिनयांग वॉशरूम पर जाता है, जिनयांग वांगजी को देखकर कहता है, तुम कौन हो और शायद तुम्हें विंग ने भेजा है। वांगजी कहता है, वांगजी पहले तो बो करता है और बो करते हुए कहता है, हाँ मुझे विंग यहाँ पर भेजा है, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आपने मुझे पहचाना। तभी जिनयांग कहता है, नहीं तुम कौन हो। वांगजी कहता है, मैं रू चेंग की बेटा हूँ। तभी एकदम के लिए जिनयांग शॉक्ड हो जाता है, कहता है, क्या रू चेंग। वांगजी कहता है, नाम तो याद ही होगा। तभी जिनयांग एकदम के लिए खुश हो जाता है। खुश होते हुए वो वांगजी को टच करता है, कहते, क्या तुम रू चेंग के बेटे हो। तभी वांगजी कहता है, हाँ मेरी माँ आपको याद है ना। तभी जिनयांग कहता है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरी सहेली है, और तुम यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आए हो। तभी वांगजी कहता है, आपको पता है ना मेरी माँ कहाँ है। आप दोनों ने भागने का प्लान किया था और भागने से पहले आप लोगों ने ये प्लान किया था कि आप दोनों कहाँ पर भागेंगे, कहाँ जाएंगे। तो आपको पता है ना मेरी माँ कहाँ है। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताओगे मेरी माँ कहाँ है। तभी जिनयांग कहता है, तुम बस मुझसे इसलिए मिलने आए हो, अपनी माँ का पता पूछने के लिए। वांगजी कहता है, क्या वो जिंदा भी है। तभी जिनयांग कहता है, हाँ बिल्कुल वो जिंदा है और तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तभी वांगजी एकदम खुश होते हुए और एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, क्या। तभी जिनयांग कहते हैं, हाँ काफ़ी मुश्किल से, पर तुम्हारी माँ जो भी कर रही है वो बहुत अच्छे काम कर रही है। तभी वांगजी कहता है, मेरी माँ क्या करते हैं। तभी जिनयांग कहते हैं, तुम्हारी माँ रू चेंग वो भी एक लीडर है। वांगजी कहते हैं, वो भी एक लीडर है, इसका मतलब है क्या वो भी ऐसा काम करती है। तभी जिनयांग कहता है, तुम गलत समझ रही हो। जिनयांग कहते हैं, तुम्हारी माँ क्या करती है। मेरे ख्याल से अगर तुम अपनी माँ से ही पूछ लो या फिर अपनी आंखों से देख लो तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी कहानी तुम्हें यहाँ बता सकता हूँ, बस मैं तुम्हें एड्रेस दे सकता हूँ। जिनयांग कहता है, वांगजी तुम्हारी माँ ईलिंग की चांदनी चौक की 4 नंबर गली पर है, तुम वहाँ पर उसे मिल सकते हो। वांगजी कहता है, थैंक यू। पर इतने में उस रूम में कोई और आ जाता है। ये था मिनयांग। मिनयांग को विंग के ऊपर शक हो गया था, क्योंकि आखिर तो है उसका ही बाप। मिनयांग कहता है, विंग तुम क्या समझते हो, तुम कैमरे के सामने ऐसे गार्ड कर दोगे और तुम्हें लगता है कि मैं समझूंगा कि तुम कुछ सफाई कर रही हो या फिर तुम कुछ चेक कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम भूल रही हो कि तुम मेरा ही बेटा हो। तब विंग कहता है, नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ऊपर वाले का भेजा हुआ मैं एक इंसान हूँ। तभी मिनयांग लाउडली स्माइल करता है और कहता है, मानो या फिर ना मानो मैं तुम्हारा बाप हूँ, और मुझे लगता है वो इंसान इस रूम में है, जो इंसान तुम्हारे घर पर कुछ दिन से रह रही है। विंग कहता है, मिनयांग तुम उसे कुछ नहीं करोगे। तभी मिनयांग कहता है, प्लीज़ विंग मुझे अपने नाम से मत बोलो, इतना इंसल्ट मत करो। तुम अगर डैड ना कहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम कुछ और बोल लो, पर तुम ऐसे डायरेक्ट मुझे नाम मत पकड़ो। तब विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए आप एक इंसान हो। अगर आप अच्छे इंसान होते, अच्छे से रहते, मेरी माँ को ऐसे बंदी बनाकर नहीं रखते, तो शायद मैं सोचता एक बार आपको डैड कहने की। पर बात जो भी हो, हम पुरानी बातों को छोड़ते हैं। फिलहाल आप वांगजी को कुछ नहीं करेंगे। तो वांगजी को समझ में आ गया था, क्योंकि बातें अंदर तक सुनाई दे रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया था। जिनयांग कहता है, वांगजी तुम इस रूम से बाहर मत जाना, मतलब वॉशरूम से बाहर मत जाना। वांगजी कहता है, मुझे विंग के पास जाना है, शायद वो खतरे में है। जिनयांग कहता है, नहीं उसे कोई खतरा नहीं है, वो उसे नहीं मारेगा। तो वांगजी सर हिला के हाँ कह देता है। जिनयांग बाहर जाता है। मिनयांग कहता है, जिनयांग उसे बाहर लाओ। जिनयांग कहता है, तुम उसे कुछ नहीं करोगे। मिनयांग कहता है, तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों को जान से नहीं मारूंगा, पर तुम दोनों गलत हो। तुम दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा काम है, मेरा पैसा है। अगर तुम लोग ये सोच रही हो कि तुम लोगों की वजह से मैं उसे छोड़ दूंगा,
तो गलत हो तुम दोनों। मैं फर्स्ट तुम्हें गोली मारूंगा, उसके बाद विंग को। ऐसा बोल के मेनयांग अपनी गन को ऊपर करता है, मतलब गन पॉइंट करता है। तो वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है। मेनयांग कहता है, अब आया ना तुम बाहर, लगता है तुम भी इन दोनों के साथ अटैच हो गई हो, तभी तो इन दोनों की जान को बचाते हुए तुम वॉशरूम से बाहर आ गए। प्लान काफ़ी अच्छा था, पर विंग ये भूल गया था कि मैं उसका बाप हूँ। तभी विंग एक डेविल वाला स्माइल देते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं भूला कि आप मेरी बाप हो, इसलिए आप जिंदा हो। अगर मैं भूल जाता कि आप मेरी बाप हो, मैं मानूं या फिर ना मानूं, तो शायद आज आप जिंदा नहीं होते। मेनयांग कहता है, विंग तुमने वादा किया था कि ये इंसान जिनयांग तक नहीं पहुंचेगा, और मैंने भी ये तुमसे वादा किया था, जब तक वो तुम्हारी माँ तक नहीं पहुंचता तब तक वो जिंदा है। जिस दिन वो पहुंच जाएगा उस दिन इसका आखिरी दिन हो। अब इस लान मांगजी का आखिरी दिन है, जैसा माँ वैसा बेटा। ऐसा बोल के जैसे ही मेनयांग वो वांगजी के ऊपर गोली चलाने ही वाला था, मतलब चला देता है, विंग तुरंत ही वो गोली अपनी ऊपर ले लेता है। विंग की शोल्डर पर गोली लगा था और वांगजी देख के शॉक था। मेनयांग तुरंत अपनी गन को नीचे फेंक देता है। नीचे फेंकते हुए विंग के पास आता है और कहता है, विंग ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें गोली नहीं मारा था। विंग कहता है, मैंने कहा था कि आप वांगजी को कुछ नहीं करेंगे। आप कैसे सोच लिया कि आप उसके ऊपर गोली चलाओगे और मैं खड़े खड़े देखता रहूँगा? आपको नहीं पता है क्या? वांगजी मेरा ज़िंदगी है, कोई मेरी ज़िंदगी को मुझसे छीनेगा और मैं ऐसे खड़ा रहूँगा? ऐसा नहीं हो सकता। वांगजी को अब सच में रियलाइज़ हो गया कि सच में विंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। विंग अपनी जान से भी ज़्यादा उससे प्यार करता है। वांगजी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। अब तक विंग कई बार बोल चुका था कि वो उससे प्यार करता है, उसके लिए वो पागल। पर वांगजी को विंग की बातों पर शायद ही 20% भरोसा था। पर इस तरह वांगजी ने कभी नहीं सोचा था कि वो सारी बातें इतनी हद तक सच था। जब विंग को गोली लगता है तुरंत ही न्योसन और लिटिल डॉन भी अंदर आ जाता है, और विंग की कई दोस्त जो विंग के साथ था वो सब लोग भी अंदर आ जाता है। अंदर आते ही विंग वांगजी को इशारा करता है यहाँ से चले जाने के लिए, क्योंकि यही मौका है, वो यहाँ से जा सकता है और वो अपनी माँ से मिल सकता है। पर वांगजी नहीं जा रहा था। जब विंग का इशारा वांगजी समझ के भी ना समझने की कोशिश कर रहा था, तब विंग अपने मुंह से बोलता है, वांगजी यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी माँ से मिल लो। तभी मेनयांग कहता है, तुम्हें गोली लगी है, अभी भी तुम्हें उसकी फिक्र है। विंग कहता है, वांगजी प्लीज़ यहाँ से जाओ। मेनयांग फिर भी वहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि विंग को गोली लगा था। उनके अंदर अभी भी एक इंसानियत बाकी था कि विंग उसका बेटा है। इस टाइम पर वो वांगजी के पीछा नहीं करना चाहता, वो बस विंग को संभालना चाहता था, उसका बाप बनना चाहता था। एक पिता होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाना चाहता था। और वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी जब वहाँ से जा रहा था, अगर मेनयांग चाहता तो वो अपनी आदमियों को भेज सकता था वांगजी के पीछे, पर अब वो नहीं चाहता, क्योंकि मेनयांग भी जानता है कि विंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और शायद विंग की खातिर वांगजी को छोड़ देना चाहिए। और विंग को भी इस बात का रियलाइज़ होता है कि सच में मेनयांग के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। वांगजी तो वहाँ से चला गया था, मेनयांग की आंखें अभी तक नम था। वांगजी अपनी माँ से मिलना चाहता था, और मेनयांग रोते हुए कहता है, मतलब अपनी नमी आंखों के साथ कहता, विंग तुमने देखा, जिस इंसान के लिए तुम अपनी जान देने पर तुले हो, वो इंसान तुम्हारे लिए रोका तक नहीं, वो चला गया, और तुम उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। विंग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है मैं उससे प्यार करता हूँ। इतना बोल के विंग बेहोश हो गया था। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आज का पार्ट जैसे भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।